अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की आखिरी किस्त। कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं। ये आबान किधर है? ना ही दादी नजर आ रहे। बारान ने घर खाली देखकर ज़ैबा से सवाल किया। पता नहीं, मैं तो सो रही थी, जब उठी तो दोनों घर नहीं थे और ना ही दोनों बताकर गए, ज़ैबा ने जवाब दिया। आबा आबाना दादाजी घर इंटर हुए। बारान उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। आबान ने सूट पहना हुआ था। उसे यूं देखकर बारान बोल उठा, लगता है कहीं शादी से आए हो या आज भी घूमने फिरने गए थे? बारान ने तंज करते कहा। दादाजी आबान के सहारे चल रहे थे। ठीक कहा तुमने, दादाजी बोले। इतने में शकूर भी मिठाई का टोकरा उठाकर घर में दाखिल हुआ। ज़ैबा भी उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। पास बैठा जियान टॉयज से के साथ खेल रहा था। बारा ने नासमझी से देखा उनकी तरफ। आबान और बुशरा का निकाह था आज, हम वहीं से ही आ रहे हैं। निकाह हो गया है। दादी जब फिर बोले तो ऐसा लगा कि सर पे पहाड़ गिर पड़ा हो जैसे। वो तो अपनी जगह से खड़ा ही हो गया था। आबान दोनों हाथ पीछे बांधे सर झुकाए खड़ा था, जैसे उसकी गलती हो। आबान, तुमने ये सब कैसे कर दिया? तुम्हें मेरा जरा ख्याल ना आया? वो गहरे दुख और अफसोस से बोल रहा था। उसके अपने ही उसके दुश्मन बन गए हो जैसे। सॉरी, ये सब मैंने दादी की वजह से किया है। मेरे लिए तुमसे पहले दादी की खुशी अजीज है। आबान ने नीचे देखते कहा। वो उससे नजर नहीं मिला सका। दादी को तो अब मैं उनका दुश्मन लगने लगा हूँ। ये सब उन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए किया है। बारान गुस्से में जो जी आया बोलता चला गया। दादी ने दुख से देखा था, उसे जानता था वो गुस्सा होगा, मगर ऐसा रिएक्शन होगा। बारह इन्होंने हमें पाला है, माँ और बाप बन के। आबान को भी उसकी ये बात अच्छी न लगी थी। पाला है तो कोई एहसान नहीं किया हम पे। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारी जिंदगी के साथ खेले। तुम्हारी शादी एक डिवोर्स्ड औरत से करवा दी, जो मेरी बीवी। बारान बोल रहा था कि आबान उससे ऊंचा चिल्लाते उसे मजीद आग उगलने से रोका। बस बस करो तुम। दादी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और एक बात कान खोलकर सुन लो, बुशरा अब मेरी बीवी है। बीवी पे जोर देते कहा था। मैं अब उसके बारे में कोई लफ्ज ना सुनूं तुम्हारे मुंह से। बस करो आबान। दादी ने हाथ उठाकर आबान को मजीद बोलने से रोका। बारान की बातों से वो दुखी हो गए थे। मुझे कमरे में ले चलो। उनकी सांसें उखड़ने लगी थी। आबान उनकी तरफ बढ़ा था। उन्हें सहारा देकर उनके कमरे की जानिब बढ़ा था। बारान का गुस्से से खून खौल रहा था जब आबान ने बुशरा को अपनी बीवी कहा। ज़ैबा बारान को ही देख रही थी, गुस्से से पागल हो रहा था बुशरा के पीछे। बारान ने एक नजर ज़ैबा की तरफ देखा और फिर बाहर चला गया। ज़ैबा उसे जाते हुए देखती ही रह गई। दादी प्लीज, आप टेंशन नहीं ले। पागल हो गया है, गुस्से में क्या क्या बक गया है, उसे खुद समझ नहीं। जब उसे एहसास होगा वो आएगा खुद आपसे माफी मांगने। आबान ने उन्हें कमरे में लाकर बेड पे बिठा तसल्ली देने लगा। ठीक ही तो कह कर गया। मैंने तुम्हारी जिंदगियों पे तो हुकूमत की है, तुम भी मुझे माफ कर दो। हो सकता है तुम्हारे साथ मैंने भी ज्यादती की हो। वो दुखी हो गए थे काफी। दादी प्लीज, आप मेडिसिन खाएं और आराम करें, थक गए हैं। और बारान को इग्नोर करें बस। आबान ने उन्हें मेडिसिन देते हुए कहा। हाँ वाकई ठीक ठीक गए, थक गया हूँ। वो अब तो हमेशा के लिए आराम चाहता हूँ। वो मायूस हुए थे। आप आराम करें और मैं इन बातों को सोचना छोड़ दो। और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आबान उन्हें लिटाते हुए उनके ऊपर चादर डालते बोला। बारान निकल आया था घर से। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था दादी पे और आबान पे। उससे भी ज्यादा बुशरा पे। जी तो चाह रहा था कि जाए उसके पास और पूछे उससे कि क्यों किया उसके साथ ऐसा, क्यों किया उसने आबान के साथ निकाह। मगर अब वो ये इख्तियार खो चुका था। खुद ही अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर दिया था। कैसे देखेगा वो बुशरा को आबान के साथ? सोच सोच कर ही उसका दिमाग फटा जा रहा था। आबान ने क्यों किया उसके साथ ऐसा? क्यों मानी उसने दादी की बात? कोई बहाना बनाकर जा भी तो सकता था यहाँ से, कुछ तो कर लेता। मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। जब्त से उसकी आंखें सुर्खी माइल हो रही थी। आबान कमरे में आया था। चेंज करके फ्रेश होकर वो बिस्तर पे लेटा था आराम करने की गर्ज से। अभी आंखें बंद की थी कि बुशरा का सजा सवरा रूप एक बार उसकी आंखों के सामने आता तो फौरन से आंखें खोल दी थी। उसका दिल बेसाख्ता
तेज धड़कने लगा था। वो इस वक्त बुशरा को सोचना भी नहीं चाहता था, मगर उसका ख्याल दिमाग से निकल भी नहीं रहा था। वो जगह मीराल की है, फिर वो जगह वो किसी और को कैसे दे सकता है, जिसका ख्याल उसे कभी सोने नहीं देता था। आज इन ख्यालों में भी बुशरा मीराल की जगह ले चुकी है। इन तमाम तर सोचों को झटकते फिर से वो आंखें मूंद ली थी। सारे दिन की थकान के बाद जल्द ही नींद उस पर हावी हो गई थी। बुशरा ने सबके जाते ही सबसे पहले खुद को भारी भरकम जोड़े से आजाद करवाया था। बल्कि हल्की फुल्की होकर वो आराम की गर्द से लेटी थी कि अनुषा आ टपकी। अहम, तुम सोने लगी हो? वह छेड़ने के इरादे से आई थी। बुशरा ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा था, बोली कुछ नहीं। आबान कितना हैंडसम और क्यूट लग रहा था, पहली बार सूट में देखा था। वो मुस्कुराकर आबान का नाम लेती बोली। तो मैं क्या अच्छी नहीं लग रही थी? जेलस होती हुई बोली। तुम तो आसमान से उतरी परी लग रही थी, जिस पे आबान की नजरें बार बार उठ रही थी। रोक नहीं पा रहा था खुद को। उसका बस चलता तो आज ही रुखसत करवा कर तुम्हें अपने साथ ले जाता। हाँ, शर्म का ही घाटा है, वरना वो मुझसे कभी निकाह कभी ना करता। वो तेज लहजे में बोली थी। ऐसा क्यों कह रही हो? अनुषा को उसकी ये बात अच्छी ना लगी। मैं उसके भाई की एक्स वाइफ हूँ, वो सीरियस अंदाज में बोली। एक्स हूँ उसका मतलब तुम उसकी जिंदगी से निकल चुकी हो। अब तुम खामखा में बात का बतंगड़ मत बनाओ। अब बस इस बात को याद रखो कि तुम आबान की बीवी हो। बुशरा आबान हो, अंडरस्टैंड? अनुषा ने जरा सख्ती से कहा था और चली गई थी कमरे से। बुशरा उसके जाते फिर से सीधी होकर लेटी, मगर उसके आखिरी कहे अल्फाज उसके समाअतों से टकराने लगे थे। तुम आबान की बीवी हो, बुशरा आबान हो। कितनी खुश थी वो अपनी जिंदगी में। बारान से मिलने से पहले घर छोटा था, ख्वाहिशें ज्यादा थी, पर जिंदगी में सुकून था। मगर वो सुकून तब कहीं खो सा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जिंदगी तमाशा बन के रह गई हो। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे एक दोजख से निकल के दूसरे दोजख में आ गई हो। इन्हीं सोचों को सोचते नींद उस पे हावी होने लगी थी। आबान सो रहा था जब आधी रात को अचानक उसका दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। पहले तो उसने टाइम देखा, 3 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है, सोचते दरवाजा खोला तो शकूर घबराया सा सामने खड़ा था। शकूर तुम? इस वक्त हैरत से देखते कहा उससे। आबान साहब, दादी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। वो उकड़े उकड़े से सांस ले रहे। ये सुनना था कि आबान भागा था दादी के कमरे की जानिब। दादी की बिगड़ती हालत को देखा, जो उखड़े से सांस ले रहे थे। वो उन्हें गाड़ी में लिए फौरन हॉस्पिटल पहुंचा था। बारान सारी रात का गायब था। जैबा साथ आना चाहती थी, मगर आबान ने उसे आने से मना कर दिया था। दादी आईसीयू में थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक आया था। आवान परेशानी से टहल रहा था। वो दादाजी के लेके बहुत परेशान था। सुबह जाकर डॉक्टर ने कोई मुसीबत खबर दी। उसने शुक्र अदा किया था कि दादाजी अब ठीक हो है। फजर का वक्त हो गया था। कहीं दूर से अजान की आवाज उसके कानों में पड़ी थी, तो नमाज पढ़ने के लिए निकल पड़ा मस्जिद की तरफ। बुशरा, अनुषा बुशरा के पास आई थी घबराई सी। क्या हुआ? वो दादी की तबीयत काफी खराब है, वो रात से हॉस्पिटल में एडमिट है। अनुषा ने उसे खबर दी। क्या? क्या हुआ उन्हें? कल तो ठीक थे, फिर अचानक क्या हुआ? बुशरा भी परेशान सी हुई। पता नहीं, आबान का फोन आया था, अभी वो बता रहा था तुम तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल चलते हैं। अनुषा ने उसे कहा तो मान गई और हॉस्पिटल जाने के इरादे से तैयारी करने लगी। कुछ ही देर में दोनों बहनें हॉस्पिटल पहुंची थी रिक्शा से। अनुषा ने उतरते किराया दिया रिक्शा का। बुशरा उसके साथ खड़ी थी, काली शीशों वाली चादर ओढ़कर, आधा चेहरा चादर में छुपाया हुआ था। आबान मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेके जा रहा, तो जब उसकी नजर इन दोनों पर पड़ी तो उनकी तरफ आया। आप दोनों यहाँ? उन्हें देखकर हैरत से बोला। नजर बुशरा पे थी, जो काली चादर से अपना आधा चेहरा छुपाए हुए थी। वो हम दोनों दादी से मिलने आए हैं, उनकी इयादत के लिए। कैसे है वो? अनुषा बोली थी, जबकि बुशरा ने तो उसे इग्नोर ही किया था, उसकी तरफ देखने से गुरेज किया था। पहले से काफी बेहतर है, आया मेरे साथ, कहते आबान आगे बढ़ा था और वो दोनों उसकी ताइद में पीछे चल दी। दादाजी मशीनों में जकड़े हुए लेटे थे, इस पहले से काफी कमजोर लगे थे। कैसे हैं आप दादाजी? अनुषा ने बढ़कर उनसे पूछा।
उन्होंने सर हिलाकर पलक झपकाकर ठीक होने का जवाब दिया। पीछे खड़ी बुशरा को देखा तो वो भी आगे बढ़ के उनके पास खड़ी हुई थी। दादी कैसे हैं आप? मध्यम सी आवाज में बोली थी। आवाज जो दादी की दूसरी तरफ खड़ा था उसके बोलने पे सर उठा के उसकी जानिब देखा था। दादी ने कांपते हाथों से बुशरा का एक हाथ थामा, फिर अपनी दूसरी जानिब खड़े आबान का हाथ पकड़ा और बुशरा के हाथ के ऊपर रख दिया और ऊपर अपना हाथ रखकर कांपती आवाज में बोले, अब ठीक हूँ। आबान के लम्स से उसके अंदर सरसराहट सी दौड़ी थी। हाथ भी नहीं खींच सकी थी। आबान ने उसकी जानिब देखा था जो नजरें झुकाए खड़ी थी। चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो अनकंफर्टेबल हो रही है। उसने दादी से बड़े प्यार से बात करते अपना हाथ निकाला था उनके हाथों से। दादी माशाअल्लाह, आपको अल्लाह लंबी जिंदगी दे, हमेशा हमारे सरों पे सलामत रहे। बुशरा ने भी फट से अपना हाथ खींच लिया था और उसकी अटकी सांसें बहाल हुई थी। बारान सारी रात बाहर रहने के बाद घर में दाखिल हुआ था। जैबा किचन में नाश्ता बनवा रही थी, दादी और आवान के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए। दादी का नाश्ता अलग से पैक करो, सूप है ध्यान से रखना। बेगम साहबा, दादी अब कैसे हैं? मुलाजिमा ने पूछा जैबा से। ठीक है अब तो आबान के मुताबिक, मगर ये तो हॉस्पिटल जाकर ही पता चलेगा कितने ठीक है। ज़ैबा की आवाज बारान के कानों में पड़ी थी जो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। दादी का सुनते ही किचन की तरफ आया। ये अभी क्या कह रही थी दादी के बारे में आप? कहाँ है दादी? बारान ने तस्दीक करना चाही थी। दादी हॉस्पिटल में है, रात को उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, हार्ट अटैक आया था उन्हें। खैर आपको क्या उससे कौन सा एहसान है आपके आपके सर उनका? आपको तो बस सौग ही लगा हुआ है किसी का, तंज करते हुए कहा था। क्या? दादी की इतनी तबीयत खराब हो गई और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? वो गुस्सा होते बोला। ना आप घर में मौजूद थे, ना ही आपका नंबर लग रहा था, इसलिए किसी और को कसूरवार ठहराने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देख लें। रहवा को भी गुस्सा आया था उस पे, इसलिए सुनाती चली गई। तुम ये खाना गाड़ी में रखो, मैं आती हूँ। पास खड़ी मुलाजिमा को ऑर्डर देते वो आगे बढ़ी थी। रुको, मैं भी चलता हूँ, फ्रेश हो जाओ, साथ चलते हैं। अपने बिखरे हुए हुलिये पे निगाह डालते बोला। हम्म जल्दी करे, मैं जियान को देख लूं, उसे घर ही छोड़कर जाना है। नहुआ से कहती आगे बढ़ी तो वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा था और ज़ैबा जियान की तरफ गई थी मैट को हिदायत देने के लिए कि जियान के लिए। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए थे। दादी के पास कुछ देर रहने के बाद अनुषा बुशरा से मुखातिब हुई। बुशरा, मैं घर चली जाती हूँ, बच्चे और अम्मा घर पे अकेली है, तुम अगर रहना चाहती हो तो रह सकती हो कुछ और देर यहाँ। नहीं आपी, मैं क्या करूंगी यहाँ रह के, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। वो फट से बोली। वो दोनों कमरे के बाहर कॉरिडोर में खड़ी थी। बुशरा, तुम्हें रुकना चाहिए, अनुषा ने आहिस्तगी से दांत पीसते कहा था तो उसने फिर नफी में सर हिलाया था। जाने दे, ये क्या करेंगी यहाँ, वैसे भी ये हॉस्पिटल है। आबाद उनके बीच बोल पड़ा, वो उनकी बातें सुन चुका था। बुशरा ने खामोशी से सर झुकाया हुआ था। उसने दोबारा नजर उठा के उसकी जानिब देखा भी नहीं था। आवान की नजरें काली चादर के ओर से नजर आते चेहरे की तरफ थी जो काली चादर में शीशों की तरह दमक रहा था। आप लोग कुछ देर रुकेंगे, मैं छोड़ आता हूँ आप दोनों को, ज़ैबा भाभी बस आती होंगी। आबान बोल रहा था। बुशरा ने सर उठाया था मगर नजरें आबान के पीछे आते बारान और ज़ैबा पे पड़ी। बारान की नजर भी ऐन उसी वक्त बुशरा पे पड़ी थी। बुशरा ने फौरन नजर आबान की जानिब घुमाई। सॉरी, हम चले जाएंगे, आप दादाजी का ख्याल रखिए। बुशरा फौरन बोली। वो चली जाना चाहती थी। बारान को कुछ हुआ था बुशरा को देखकर, दिल जैसे तड़प उठा था। वो फौरन नजरें नीची कर ली थी। आबान ने बुशरा की तरफ देखा। मेरी बीवी रिक्शों पे धक्का खाएंगी, ये मुझे गवारा नहीं, चले, कहता हुआ वो मुड़ा था पीछे। बारान और ज़ैबा चलते आए थे। बारान और दादी के कमरे में घुस गया उसे इग्नोर करते। ज़ैबा ने उनकी जानिब कदम बढ़ा लिए। तुम दोनों कब आई? कैसी हो बुशरा? ज़ैबा ने उनके सामने आते मुस्कुरा कर कहा। कुछ देर हुई है, अब हम जा रही है, अनुषा ने कहा। इतनी जल्दी? बुशरा तुम तो रुक जाओ, ज़ैबा ने बुशरा को देखते हुए कहा। बुशरा अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। वो दोबारा बारात का सामना नहीं करना चाहती थी। नहीं, मेरा मतलब है हॉस्पिटल में रुकना मुश्किल है, घबराहट हो रही है, वो जल्दी से बहाना बनाती हुई बोली। अच्छा ठीक है, आबान छोड़ आएगा, फिर मैं दादी से मिल लूं।
मुस्कुरा कर कहती वो चली गई। चले, आबान आगे बढ़ गया। वो दोनों उसके पीछे चल पड़ी थी। गाड़ी तक पहुंचते आबान ने गाड़ी अनलॉक करके फ्रंट सीट पर बैठ गया। बुशरा बैक सीट का दरवाजा खोलने लगी तो अनुषा ने उसका हाथ पकड़ लिया और आंखें दिखाई। फिर फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते उसे बैठने का इशारा किया तो चुपचाप मुंह बनाती बैठ गई और आबान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। बारान दादी के पास आया तो आंखें बंद किए लेटे थे। वो मशीनों में जकड़े पहले से बहुत कमजोर लग रहे थे। उनकी यह हालत बारान से देखी ना गई। आई एम सॉरी दादी, उनका हाथ थामते बोला था। दादी ने आहिस्तगी से आंखें खोली और बारान की जानिब देखा। आई एम सॉरी दादी, मुझे माफ कर दे, मैंने आपका दिल दुखाया, वो शर्मिंदगी से बोल रहा था। मुझे माफ कर दो दादी, कांपती आवाज में बोले। प्लीज दादी, मुझे मजीद शर्मिंदा मत करे, बस अब जल्दी से ठीक हो जाए। दादी ने पलक झपकाकर मजबूत जवाब दिया। दादी को आराम करने दे, ज़ैबा बारान से बोली। जैसे दादी का ये हाल हुआ है, वो अफसरदगी से बोला था। ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी। वो दादी को देखती बोली। फिर से वो आंखें बंद कर चुके थे। वो खामोशी से बैठ गया। आबान, दादी ने कांपती आवाज में आबान को पुकारा। आबान, बुशरा और उसकी बहन को छोड़ने गए हैं, ज़ैबा ने दादी से कहा। अच्छा अच्छा, वो फिर से कहते आंखें मूंद गए थे। बारान ने आंखों को जोर से मीच कर खोला था बुशरा के नाम पर। घर के सामने गाड़ी रुकते ही बुशरा 1 मिनट की भी देर किए बिना गाड़ी से निकलते हुए घर के अंदर गायब हुई थी। उसकी इतनी तेज जल्दबाजी पे आबान उसे देखता रह गया। पूरा सफर बुशरा उसके साथ बुत बनी बैठी थी। आबान और अनुषा में ही हल्की फुल्की सी बातें होती रही। आ जाओ तुम भी अंदर, अनुषा गाड़ी से निकलकर आबान की तरफ आते बोली, जो अपनी सीट पर ही बैठा था। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। दादी को मैं 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता, आबान ने कहते गाड़ी स्टार्ट कर दी। ठीक है, फिर दामाद जो बन गए हो नखरे तो करोगे, अनुषा ने मजाक उड़ाते कहा। अरे ऐसा नहीं है, आबान भी मुस्कुराया था। मैं बस दादी की वजह से कह रहा हूँ, मैं मजाक कर रही थी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। खुदा हाफिज, और आबान चला गया। अब अनुषा का इरादा बुशरा की खबर लेने का था। तुमने ठीक नहीं किया। क्या किया है मैंने, वो ना समझी वाले अंदाज में बोली। सब पता है तुम्हें, बनो मत। कितना इग्नोर किया तुमने अबान को। शौहर है तुम्हारा, कोई सलाम दुआ हाल चाल पूछ लेता है। तुमने तो उसे देखना भी गवारा नहीं किया। मैं तुम्हें इसलिए वहां छोड़ आना चाहती थी ताकि तुम दोनों को बात करने का मौका मिल सके, मगर तुम हवा के घोड़े पे सवार थी। अनुषा ने खूब टांग खींची बुशरा की। प्लीज आप ही तंग मत करे, मेरा दिल नहीं करता मैं उसे बुलाऊं। मैं कितनी अजीब नजरों से देखता है, उलझन होती है। वो नहुअत से बोली थी। शौहर है वो तुम्हारा, वो उसके सर पे चपत लगाते बोली। जैसे भी देखे उसका हक बनता है, दांत पीसते कहा। शौहर, वो सर नफी में हिलाकर बोली। दादी का ये ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा था, वो मुकम्मल तौर पे अभी ठीक नहीं हुए थे। आबान और बारान ही थे दादी के पास। तुम घर चले जाओ, रात हो गई है, ज़ैबा भाभी अकेली है घर। आबान ने बारान से कहा। अंदाज नॉर्मल ही था, बारान ने उससे कोई बात तक नहीं की थी। मैं दादी के पास ही रहूंगा, तुम अपनी बीवी की फिक्र करो, बारान ने उसका उलट ही जवाब दिया। आबान खामोश रहा था। सुनाने का दिल तो बहुत किया, मगर मौका देखते खामोश रहा था। दादी की तबीयत संभलने की बजाय मजीद बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। रात से सुबह हो गई थी, वो दोनों 1 मिनट भी नहीं सोए थे। सुबह 9 बज रहे थे। दादी की सांसें फिर से उखड़ने लगी थी। डॉक्टर्स ने फौरन से ट्रीटमेंट शुरू की। डॉक्टर सर पे खड़े थे। बारान और आबान को रूम से निकाल दिया था। वो दोनों परेशानी से दरवाजा तक रहे थे। फिर डॉक्टर ने जो खबर आकर दी, उनके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा सके। आबान दीवार के साथ जा लगा था। आप झूठ बोल रहे, कुछ नहीं हो सकता मेरे दादी को। बारान तो डॉक्टर पर चिल्ला उठा था। प्लीज डॉक्टर, बचा ले मेरे दादी को। फिर बच्चों की तरह डॉक्टर की मिन्नतें करने लगा। डॉक्टर ने उसके कांधे पे हाथ रखा। काम डाउन मिस्टर बारान, ये तो कुदरत का खेल है, जिसने आना है उसने एक दिन जाना भी है। आ, आबान तो अभी भी सदमे की हालत में खड़ा था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि दादी उसे छोड़कर चले गए। दादी को स्ट्रेचर पर डालकर बाहर लाया गया। सफेद कपड़े से चेहरे को ढांपा हुआ था। आबान ने आहिस्तगी से चेहरा
कपड़ा चेहरे से सरकाया था। बारान तो बच्चों की तरह उनके सीने से सर रख के रोने लगा था। वो छोटा सा था, 10 साल का, जब उसकी माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। वो अकेला सोने से डरता था। दादी, मुझे डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही, मासूम से छोटे बारान ने दादी के कमर में आते कहा था। आ जाओ मेरा बच्चा, मेरे पास सो जा। दादी ने मुस्कुराते हुए उसे अपने अकब में जगह दी तो भागकर उनके साथ लेट गया। बचपन याद आया तो मजीद रो दिया। मुझे माफ कर दे दादी, मैंने आपका दिल दुखाया, सब मेरी वजह से हुआ है। आबान ने उसके कंधे पे हाथ रखा। बारान ने भीगते चेहरे से आबान की जानिब देखा। बारान आबान के गले से जा लगा था। आबान, दादी क्यों चले गए हमें छोड़कर? अब कौन डांटेगा हमें? अब कौन प्यार करेगा हमें? वो भी मामा पापा के पास चले गए। वो बच्चों की तरह उसे गले लगकर रो दिया था। बारान, ये अल्लाह की मर्जी है, बस दादी के लिए दुआ करो, उन्हें हमारी दुआओं की ज्यादा जरूरत है। आबा ने उसका चेहरा साफ करते उसे समझाया था। उसे बड़े दिल का मुजाहरा करना था, अगर वो भी दिल छोड़ जाएगा तो कैसे संभालेगा सब। इसलिए आबान ने मजबूत बनते कहा, मगर दिल छोड़ चुका था, उसे लग रहा था ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो सदमा दिल पे लगा रहा था। बुशरा आबान की कॉल आई थी। दादी इस दुनिया में नहीं रहे, अनुषा ने भीगे लहजे में कहा था। उसे दुख हो रहा था। क्या? बुशरा को शौक लगा था। मगर कल तो वो ठीक लग रहे थे, मगर आज अचानक कैसे? वो सदमे से बोल रही थी। पता नहीं, बस आबान ने इतना ही बताया था, जल्दी में था। अब आबान के घर चलना होगा, मैं जरा बच्चों को देख लूं, अम्मा भी चलेंगी साथ। तुम भी रेडी हो जाओ, अनुषा कहकर जाने लगी तो बुशरा बोली, हाँ तुम भी। मैं? हाँ तुम भी। तुम्हारा जाना ज्यादा जरूरी है, हो सके तो रुक जाना वहीं, अनुषा कहकर चली गई। बुशरा कश्मकश में पड़ गई, कैसे जाएंगी वो दोबारा उस घर में। बुशरा अनुषा और माँ के साथ इस घर में दोबारा दाखिल हुई थी, मगर आज हैसियत और मकाम दोनों बदल गए थे। घर में लोगों का रश था। आगे बढ़कर हाल में दाखिल हुई तो सामने दादी का जनाजा रखा हुआ था। जैबा पास ही बैठी हुई थी, उसकी आंखें भीगी हुई थी। बुशरा जैबा के साथ बैठ गई थी। बुशरा, तुम आ गई, देखो ना दादी हमें छोड़कर चले गए हमेशा के लिए, जैबा ने भराई हुई आवाज में कहा था। बुशरा के भी बेइख्तियार आंसू बह निकले थे। बड़ी मुश्किल से हौसला पकड़ते सबके कहने पे बारान और आबान ने जनाजा उठाया था। दोनों ही बेइख्तियार रो पड़े थे, अपने जान से अजीज दादी को कांधे पे उठाते हुए। अब पीछे बस औरतें बैठी हुई, ज्यादातर लोग जानने वाले और रिश्तेदार थे। बुशरा बारान के साथ सिर्फ 2 महीने ही रही थी। सब बारान की दूसरी बीवी यानी बुशरा को नहीं जानते थे। जैबा के साथ बुशरा जियान को गोद में लिए बैठी थी। कुछ औरतों ने देख कर सवाल करना शुरू कर दिए थे। ये बुशरा है, आबान की बीवी। दादी ने जाते जाते कुछ दिन पहले निकाह कर गए थे आबान का बुशरा के साथ। जैबा ने उन्हें बताया, तब उन्हें तसल्ली हुई थी। शाम के साये रात में ढल गए थे। दादी को सुपुर्द खाक कर दिया गया था। कुछ दूर से आने वाले मेहमान रात रुक गए थे। जैबा ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि सबको संभाल पाती, इसलिए सब जिम्मेदारी बुशरा पे आ गई थी। अनुषा और अम्मा जा चुकी थी घर। सब मेहमान जो खाना चाय पानी सब खिला के उनको अलग अलग कमरों में ठहरा के उन्हें ठिकाने लगा दिया। अब खुद के लिए कोई कमरा बचा नहीं था। हॉल में सोफे पे बैठी थी, कभी टहलने लग जाती तो कभी बेड पे बैठ जाती। जैबा भी अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। तभी आबान बाहर के सारे काम निपटा कर घर में दाखिल हुआ तो सामने बुशरा पे निगाह गई। वो इस वक्त काले सूट पहने हुए था, जिसमें उसकी पर्सनैलिटी मजीद उभर रही थी। बुशरा ने भी सादा सा ऑफ वाइट सूट पहन रखा था, सर पे अच्छे से दुपट्टा ओढ़ रखा था। आप? बुशरा ने आबान को अपने पास आता देखकर बोली, आप खाना खाएंगे? बमुश्किल हिम्मत मुजतमा करके पूछा था। नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो सोफे पे ढह सा गया। थोड़ा बहुत खा लेते आप कुछ? वो फिर लड़खड़ाती आवाज में उसे देखकर बोली थी, जिसकी थकन से आंखें सुर्खी माइल हो रही थी। सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। कॉफी बना दे बस, सर दर्द कर रहा है। इतना कहते फिर से वो सोफे के साथ टेक लगाते आंखें मूंद ली। बुशरा किचन में चली गई। कुछ ही देर में वो कॉफी का मग लिया और साथ में पेन किलर लिए उसके सामने हाजिर हुई। ट्रे में कॉफी का मग, पेन किलर और साथ पानी का गिलास मौजूद था, उसके सामने रखा था। थैंक्स कहते पेन किलर ली पानी के साथ और कॉफी का मग उठाकर कॉफी पीने लगा। बैठ जाओ, उसे खड़ा देख बोला तो वो साथ रखी कुर्सी पर बैठ गई। अनुषा और अम्मा चली गई थी। आबा ने कॉफी का सिप लेते पूछा,
जी चली गई कब की, बुशरा ने सर झुकाए जवाब दिया। तुम नहीं गई? नजरें उसके चेहरे पे जमाए बोला। वो ज़ैबा अकेली थी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो मेहमानों को नहीं संभाल सकती थी। अनुषा आपी ने कहा था रुकने को, इसलिए वो धीरे धीरे बोल रही थी। खाली कॉफी का मग मेज पे रखा और खड़ा हो गया कमरे में जाने के लिए। तुम कहाँ सोओगी? अचानक जहन में ख्याल आया अबान के। वो उसे खुद नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि अब कोई खाली कमरा बचा ही नहीं था। वो 2 कदम चलकर उसके सामने आया। मेरे कमरे में सो जाओ। जी? शौक से उसकी तरफ देखा था। एन उसी वक्त बारान घर में दाखिल होता है। वो दरवाजे पे रुक जाता है उन्हें देखकर। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? उसका हैरत ज़दा चेहरा देखकर बोला। वो उसके सामने खड़ी थी। मैं यहीं ठीक हूँ, आप थक गए, सारा दिन काम करते, आप सो जाए, बुशरा ने झुके सर के साथ आहिस्तगी से जवाब दिया। आवान उसे ही देख रहा था। उसका हाथ थामकर आगे बढ़ा तो सीढ़ियों के जानिब। छोड़े, मुझे कोई देख लेगा। आहिस्ता आवाज में बोली थी, कहीं कोई जाग न जाए। मेरी बीवी हो, पूरे हक के साथ तुम्हें अपने कमरे में ले जा सकता हूँ, कहते उसे सीढ़ियां चढ़ने लगा। बारान ने ये सारा मंजर देखा था, कैसे आबान उसे पूरे इस्तेकाक के साथ अपने कमरे की तरफ ले जा रहा था। उसकी आंखों में जैसे मिर्ची सी भरने लगी थी। अंदर बढ़ते उसी जगह आया जहां वो दोनों खड़े थे, और सामने ही दीवार पे दादाजी की तस्वीर लगी थी, जहां वो दोनों दादाजी के घुटने से लगे बैठे थे तस्वीर में। दादाजी, आप जाते जाते मुझे ताउम्र के लिए सजा दे गए। जब जब मैं बुशरा को आबाद के साथ देखूंगा, तब तब मेरा दिल तड़प उठेगा, जैसे अभी तड़प रहा हूँ। मेरी गलती हुई है बड़ी, तो मेरी सजा है। बुशरा, मेरी मोहब्बत नहीं, शायद आदत थी जिसे पूरा न होने की वजह से तड़प रहा हूँ। मोहब्बत तो मेरी ज़ैबा भी थी, जिसके लिए मैं तड़पा हूँ। जब वो मुयस्सर आ गई, तो कैसे किसी और की तरफ मायल। ये दीवानगी थी मेरी, जो मैंने ज़ैबा को तड़पा। यही तड़प तो मेरी मुकद्दर बन गई। जो किसी और को सताता है, वो खुद भी सताया जाता है। आबान ही बुशरा के लिए बेहतरीन साथी है। मैंने तो उस बेचारी को बस सजा ही दी है। उससे सिर्फ अपनी जरूरत पूरी की थी, मोहब्बत नहीं की थी। मोहब्बत करता तो शायद किसी अनमोल हीरे की तरह छुपा कर रखता, मगर मैंने तो उसे रुसवा कर दिया। दादाजी की तस्वीर देखकर वो खुद खड़ा बातें करता रहा। फिर टेबल पे पड़े कॉफी के मग पे नजर गई, जिससे आबाद ने अभी कॉफी पी थी, जो शायद बुशरा ने उसके लिए बनाई होंगी। फिर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा। बुशरा को कमरे में लाते आबाद ने उसका हाथ छोड़ दिया। कितने बदतमीज है आप! क्यों जबरदस्ती लाए मुझे यहाँ? आप नहीं आना था मुझे यहाँ। बुशरा गुस्सा होती बोली थी। मुझे पता था आपको नहीं आना था, इसलिए जबरदस्ती करना पड़ी, सॉरी। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, तुम यहाँ आराम करो। कमरे के साथ जुड़े वो स्टडी रूम में चला गया। बुशरा गुस्से में खड़ी थी। एक तनकीदी निगाह दौड़ाई थी पूरे कमरे में। सब अपनी अपनी मर्जी ही चलाते, उसकी कोई नहीं सुनता। बस दादाजी का लिहाज मार गया, वरना वो कभी ना आती यहाँ। रात काफी हो गई थी, 12 से ऊपर का टाइम हो गया, तो नींद सर पर चढ़ रही थी। आंखें अब खुद ही बंद होने लगी थी। काफी देर खड़ी रहने के बाद बालागिर खुद ही हार मानते बेड पर बैठ गई। बहुत अजीब लग रहा था उसे आवान के कमरे में आना और फिर उसके बेड पे सोना। अब कितना अजीब लग रहा है उसके लिए। अगले दिन फिर मेहमान की आमद का सिलसिला जारी रहा। लोग दूर दूर से दादाजी की ताजियत करने आ रहे थे। शाम तक सारे मेहमान चले गए। अब बुशरा ने घर जाने का इरादा किया था। मुझे घर जाना है अब, बुशरा ने ज़ैबा से कहा। रुक जाती, रात होने वाली है, सुबह चली जाना। ज़ैबा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे जाना है। बुशरा ने फट से कहा। अच्छा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा इतना साथ दिया कल से अब तक, वरना मैं अकेली कैसे सब संभाल पाती। ज़ैबा ने मशकूर होते कहा। कोई बात नहीं, शुक्रिया किस बात का, दादाजी मेरे भी कुछ लगते हैं, बुशरा ने जवाबी कहा। तुम कल रात को कहाँ सोई थी? नीचे तो कोई जगह नहीं थी। ज़ैबा के ने दिल में आया सवाल पूछ लिया। वो आबान के रूम में। पहले तो वो सटपटा गई, इधर उधर देखते, कुछ देर बाद बोली। ज़ैबा मुस्कुराई। तो क्या हुआ? शौहर है तुम्हारा, आबान बहुत अच्छा इंसान है, उसने तुम्हें तंग नहीं किया होगा, ज़ैबा ने उसे छेड़ते हुए कहा। मुझे जाना है, ड्राइवर से कहे कि मुझे छोड़ आए। ड्राइवर तो चले गए, अब तो सुबह ही आएंगे। आबान घर आता है तो मुझसे कह दूंगी छोड़ आएगा तुम्हें। इतने में आबान आ गया। आबान, बुशरा घर जाना चाहती है, तुम इसे छोड़ आओ। क्या? अभी टाइम पे निगाह डाली तो शाम के 7 बज रहे थे। आप लोगों के पास वक्त नहीं है, मैं खुद चली जाती हूँ। बुशरा को गुस्सा आया था। एक तो बात बात पे नाराज होने लगती हो, बहुत गुस्सा आता है तुम्हें, आबान ने झुंझला कर कहा, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था।
अभी वो आराम करना चाहता था मगर मुशरा के जाने की रक्स ने उसे तेज दिला दिया था। मैं चली जाऊंगी, खुद आपके एहसान की जरूरत नहीं। वो भी बुशरा थी, अपनी बात की पक्की। कहीं नहीं जा रही हो? मैं थक गया हूँ फिलहाल, तो सुबह छोड़ आऊंगा। यहाँ कोई खा नहीं रहा तुम्हें? हो सके तो एक कप कॉफी पिला दे, कोई सर फट रहा है दर्द से। गुस्सा तो बहुत आ रहा था मगर फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। खाना नहीं खाओगे? जैबा ने पूछा। नहीं, देर से खाया था इसलिए भूख नहीं है, कहते वो सीढ़ियां चढ़ गया। पूछना, वो कल से बहुत थक गया है। जहाँ इतना वक्त गुजार लिया वहां एक और रात और सही। जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है मगर थोड़ा सा तुम भी बर्दाश्त करो, जैबा ने उसे समझाया। जब्त से बुशरा का चेहरा लाल हो रहा था। अच्छा, अब कॉफी बनाकर दिया उसे। अबान का सर दर्द कर रहा है इसलिए वो इतना गुस्सा हो गया, वरना इतना गुस्सा कभी नहीं करता। ज़ैबा कहते कमरे में चली गई। बस सभी उसका दम भरते नजर आते, मैं तो किसी को दिखाई नहीं देती। अब किचन में आकर आबान के लिए कॉफी बनाने लगी। बारान उसी वक्त घर में दाखिल हुआ था। सुबह का बाहर था घर से। किचन से आती खटपट की आवाज ने उसे मुतवज्जा किया। कदम किचन की जानिब बढ़ा लिए। उसके मुताबिक किचन में ज़ैबा होंगी मगर सामने बुशरा खड़ी मग में कॉफी डाल रही थी। सामने बारान को इग्नोर करती मग कॉफी में ढेली और ट्रे में रखे किचन से बाहर निकलने के लिए उसके पास से गुजरने लगी थी। बारान के बोलने पर रुकी थी। बड़ी खिदमतें की जा रही है शौहर की। रुककर उसकी तरफ देखा था। पथरीले तासुरात थे। आप मेरे रास्ते में ना ही आया करे तो बेहतर है। ये दादी की ही दस्त शफकत है कि मैं फिर से यहाँ मौजूद हूँ, गुस्से से भरे अंदाज में कहा था। मुझे दादी ने इस लायक छोड़ा ही कहाँ है कि मैं दोबारा तुम्हारे रास्ते में आऊं। कर्ब से कहा था तो उसके साइड से निकलती चली गई। बारान का रुख अब ज़ैबा के कमरे की तरफ था। आबान कमरे में आया, सर खुजाने लगा था। कुछ ज्यादा ही सुना आया है वो बुशरा को। वो चाहता नहीं था, बस मिजाज ही कल से ऐसा हुआ पड़ा था। एक थकावट थी, रात भी ठीक से सो नहीं पाया था। स्टडी रूम का काउच पे बमुश्किल रात गुजारी थी। सुबह फजर के वक्त वो कमरे में आया तो बड़े इस्तेकाक के साथ वो उसके बेड पे विराजमान सो रही थी। एक सरसरी सी उस पर निगाह डालते वो वॉशरूम में चला गया और वजू करके मस्जिद चला गया था। पढ़ने और फिर से मेहमानों का सिलसिला शुरू हो गया था। सारा दिन की थकावट से उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो गया था। ना चाहते हुए भी दोबारा से अबान के रूम में उसे आना पड़ा। वो सोफे पे आड़ा तिरछा लेटा हुआ था जब वो उसके सामने हाजिर हुई। कॉफी ख्यालों में गुम था। उसकी आवाज से होश में आया और फट से बैठ गया था। थैंक्स, मग पकड़ते कहा। वो बिना कुछ कहे जाने के लिए मुड़ी थी कि वो बोल पड़ा। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था। मैं सुबह ही तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फिलहाल मैं बहुत थक गया हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ। वो बड़े नर्म लहजे में बोला था। वो मुंह हिलाती चल दी थी वहां से। बारान कमरे में आया तो बिजेवा बेड पे लेटी थी। दूसरी तरफ करवट लिए वो उसके साथ लेट गया। उसे पीछे से अपने हिसार में ले लिया। उसके बालों में मुंह छुपाए सुकून ढूंढने लगा था जो कहीं खो सा गया था। जैबा आंखें बंद किए लेटी रही। बारान का लम्स महसूस करते आंखें खोल ली थी मगर अपनी जगह से एक इंच नहीं हिली थी, ना ही कुछ बोली थी। आई एम सॉरी जैब, बहुत दुख दिया है मैंने आपको, मगर आपने मुझे सजा क्यों नहीं दी थी? मेरा सुकून कहीं खो सा गया। बेचैन रहता हूँ दिन रात। दादी के गुजर जाने का गम मुझे बेसुकून कर दिया है। मेरी वजह से तकलीफ हुई उन्हें, मगर जब आपको अपने साथ अपने पास महसूस करता हूँ तो कुछ सुकून अंदर उतरता है मेरे। करता हूँ कि आप वापस आ गई मेरे पास। अगर आप भी मुझसे दूर हो जाती तो कैसे जीता मैं? मेरी इतनी तकलीफ देने के बावजूद भी आपने मुझे माफ कर दिया। वो भीगे लहजे में उसे अपने साथ लगाए कह रहा था। उसके आंसू ज़ैबा के बालों में जज्ब हो रहे थे। सिर्फ अपने बच्चे की खातिर आपको माफ किया था बारक, मगर आपके दिए हुए जख्म अब भी ताजा है। मैं नहीं चाहती जो महरूमी मैंने सारी जिंदगी बिना माँ बाप के देखी थी है वो मेरी औलाद भी देखे। कहते जेब के आंसू भी निकल आए थे। मैं क्या सजा दूं? सजा तो आपको कुदरत के हाथों मिली है। जिससे दूसरी मोहब्बत हुई थी आपको, अब उसे सारी जिंदगी अपने भाई के आगोश में देखेंगे। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत हुई है जेब। वो मोहब्बत तो मैंने खरीदी थी, शायद इसलिए रास नहीं आई मुझे। करीब था उसकी आवाज में कहीं खोया सा बोला, फिर अपनी तमाम तर सोचों को झटकते साथ सारी तवज्जो ज़ैबा की तरफ कर दी। वो सुकून हासिल करना चाहता था जो कहीं खो सा गया था। अगली सुबह बुशरा तैयार थी घर जाने के लिए। उसने सोचा कि वो ड्राइवर के साथ ही चली जाए। आबान तो कमरे से बाहर नहीं आ रहा था। कितनी देर वो इंतजार करती रही थी उसका। अभी वो ड्राइवर से बात कर रही थी कि आबान आ गया पीछे से। इतनी भी क्या जल्दी है? इंतजार नहीं हो सकता?
तुमसे 2 मिनट और, कौन सी ट्रेन छूट रही है तुम्हारी? वो उसके सामने आता बोला था। पैंट कोट पहने वो सिल्की सियाह बाल गीले बालों को सलीके से सेट किए हुए था। ग्रे कलर के 3 पीस सूट में उसकी शख्सियत उभर रही थी। ड्राइवर से चाबी लेता फ्रंट सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। बुशरा खड़ी रही थी, उसे गुस्सा आ रहा था आबान पे। बैठ जाओ बेगम साहबा। उसे यूं ही खड़े देखा तो बोला, तो बैक सीट का डोर खोलकर बैठ गई। मैं ड्राइवर तो नहीं हूँ, तुम्हारे आगे आओ। सर पीछे मुड़कर कहा, ठीक हूँ मैं, आप चले। वो भी हठधर्मी का मुजाहरा करते बोली। तो तेज में उतरा, गाड़ी से उसकी तरफ का दरवाजा खोलते उसका हाथ पकड़ते उसे बाहर निकाला और फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते उसे बिठा दिया। ऐसा इसने मिनटों सेकंडों में किया था। फिर जल्दी से हाथ से अपनी सीट संभाली थी और कार स्टार्ट करके बाहर निकाली थी। वो तो अपना हाथ मसलती रह गई, इतने जोर से पकड़ा था। उसे हाथ मसलता हुआ देख फिर एक नजर उसके सरापे पे डाली थी। मुंह से कहीं बात तुम्हें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। चेहरे पे गुस्सा धरा था, इससे बजाय कुछ मुंह मोड़ लिया विंडो की तरफ। कुछ ही देर में उसके घर पहुंच गए। ना सलाम ना दुआ, बुशरा बस अपने कमरे में बंद हो गई। वो अनुषा और अम्मा के सामने बैठा हुआ था। कल रात से अम्मा और अनुषा सर जोड़े बैठी थी बुशरा और आबान के लिए। अब जब वो आया तो उसके सामने बात रखी। अनुषा ने उसके सामने चाय नाश्ता रखा था। बुशरा की वजह से बिना नाश्ता किए ही निकल आया था, इसलिए वो इनकार ना कर सका था। चाय के सिप ले रहा था। आबान, अब क्या सोचा है तुमने आगे के बारे में? अनुषा बोली। फिलहाल तो मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, वापस तुर्की। अबन चाय की सिप लेते हुए बोला था। फिर रुखसती कर देते बुशरा की, तुम उसे साथ ही ले जाओ अपने। अनुषा बोली। चाय का खाली कप टेबल पे रखा, सीधा होकर बैठा, फिर बोला, अभी कुछ वक्त रुक जाए। अभी इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने अभी सोचा नहीं इस बारे में। क्या मतलब है सोचा नहीं? दादाजी ने 1 महीने का टाइम दिया था रुखसती का। अब मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो फिर सारे मामला तो आपके साथ ही तय करना होंगे। अब यही मौका है, तुम ले जाओ उसे अपने साथ। अनुषा बोली। मगर मैं वो कुछ वक्त चाहता हूँ सोचने के लिए। आबान ने तहमुल से बात की, मगर अनुषा को गुस्सा आ गया। जब निकाह ही हो गया तो वक्त चला गया सोचने का। तुम उसे अपने नाम करके छोड़ चले जाओगे और क्या पता फिर आओगे ही नहीं। अनुषा, अम्मा ने उसका हाथ पकड़ते उसे मजीद बोलने से रोका। बेटा आखिर बात क्या है? तुम रखना नहीं चाहते बुशरा को तो बता दो। अब भी देर नहीं हुई है। अम्मा आबाद से बोली, ऐसी बात नहीं है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। इस बात की तसल्ली रखें। ना तो वो ज़हीनी तौर पे तैयार है, ना ही मैं। अगर ऐसे में रुखसत करके अपने साथ ले जाऊंगा तो हमारे ताल्लुकात मजीद खराब होंगे। बेहतर यही है कि दोनों को कुछ वक्त दिया जाए। आबाद ने तहम्मुल मिजाजी से अपनी बात बयान की थी। ठीक है, कितना वक्त चाहते हो तुम? अम्मा ने पूछा। 1 साल। आवान बोला। ठीक है, पूरे 1 साल बाद तुम आओगे और अपनी अमानत अपनी बीवी को ले जाना। हमें कहना ना पड़े दोबारा। अम्मा ने भी समझदारी का मुजाहरा किया और आबान चला गया। अम्मा ये क्या? 1 साल का वक्त, अगर वो दोबारा ना आया तो? अनुषा ने खदशा जाहिर किया। ऐसा नहीं है, वो आएगा। ऐसी बात नहीं है। आबान से शादी पे जोर भी ज्यादा तुमने दिया था, इतना तो एतबार होना चाहिए। मुझे क्या पता था अम्मा कि वो मुकर जाएगा। अनुषा ने दांत पीसते बोली। बुशरा ने आबान के साथ हुई सारी बातें सुन ली थी। क्या मसला है आप लोगों के साथ? क्यों मुझे सुकून से जी रहने नहीं देते? क्या पड़ी है इतनी जल्दी रुखसती करने की? मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। बुशरा गुस्सा हुई होती बोली। अम्मा, इसने ही कहा होगा अबान से कि कुछ जो वो पीछे हट रहा है। अनुषा गुस्से से बोली। मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा हुआ उसने खुद ही मना कर दिया, वरना मैं कर देती इनकार। बोझल दिल के साथ वो पाकिस्तान से वापस आया था। मालूम नहीं था कि जब वापस आएगा तो इतना कीमती रिश्ता खो देगा और एक नया रिश्ता उसके साथ जुड़ जाएगा। अपनी सारी सफर की थकान उतर कर वो सोकर उठा था। फ्रेश होकर अपने लिए कॉफी बनाई, फिर कमरे में आया। कमरे के साथ जुड़े दरवाजे पे ध्यान गया। कदम उस दरवाजे की जानिब बढ़ गया था। दरवाजा पार करते वो उस कमरे में आया जहां वो पेंटिंग करता था। इस कमरे में अब सिर्फ मिराल की ही पेंटिंग्स थी। वो एक मिराल की बड़ी सी पेंटिंग की तरफ गौर से देख रहा था। तो आखिर तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया आबान। ऐसा लगा जैसे मिराल की तस्वीर बोल रही हो। तो उसने नफी में सर हिला दिया। तुम तो कहते थे तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं आएगा। फिर से आवाज आई। हाँ, मैं निभा रहा हूँ अपना कॉल। वो हड़बड़ा कर बोला।
झूठ, फिर से आवाज गूंजी। तुमने बेवफाई की है, तुम किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर चुके हो। मैंने बेवफाई नहीं की। जैसे मीरार का अक्स उसके सामने खड़ा हो, वो घबरा के बोल रहा था। तुम हमेशा मेरे दिल में थी और रहूंगी। मैं तुम्हारे दिल में थी, मगर अब नहीं रही। मेरी जगह कोई और ले चुका है। तुम फिर गए अपने वादे से। इसका अक्स फिर से बोला। आबाद ने उसे छूना चाहा तो अक्स अचानक गायब हो गया। उसके हाथ हवा में रह गया, आवाजें भी आना बंद हो गई। वो फौरन से निकल आया था कमरे से। उसका सर दर्द से फटने लगा था। अजीब कश्मकश में पड़ा हुआ था, करे क्या नहीं करे। वो नहीं करना चाहता था बुशरा से शादी, क्योंकि वो उसका हक अदा नहीं कर सकता था। मगर दादाजी ने उसकी एक ना पाई मानी, कैसे निभा पाएंगे ये रिश्ता। इसलिए उसने अनुषा को मना कर दिया था रुखसती के लिए। वो जहनी तौर पे तैयार ना था। वक्त गुजर रहा था। ज़ैबा के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी। बारान की खुशी का कोई ठिकाना ना था। आज एक नन्ही सी परी उसकी गोद में आ गई थी। थैंक यू सो मच ज़ैब, आपने मुझे दुनिया का सबसे कीमती और खूबसूरत रिश्ता दिया है। मैं बहुत खुश हूँ आज। बारान की आंखें नम हुई थी। कहते उसने छोटी सी एंजल को अपनी गोद में उठाया हुआ था। ज़ैबा बेड पर लेटी दोनों बाप बेटी को देख रही थी मुस्कुराते हुए। ये तो कुदरत का तोहफा है मेरे लिए, जिसने मुझे पहली औलाद बेटी दी और आपको मुझे वापस लौटा दिया। जर्निश नाम रखा था बारान ने अपनी बेटी का। जियान अभी भी ज़ैबा के साथ ही था। ज़ैबा उसे हर हफ्ते बुशरा के घर भेज देती थी, बुशरा उसे मिलने के लिए। वो बुशरा को छोटी मामा कहता, ज़ैबा को बड़ी मामा। बुशरा और ज़ैबा की आपस में काफी बनने लगी थी। बुशरा हॉस्पिटल में मिलने आती थी ज़ैबा से। बारान कमरे में ही मौजूद था। बुशरा पे नजर पड़ी तो उसी वक्त निकल गया कमरे से। कैसी हो ज़ैबा, आप और बेटी? ठीक हो। और ये रही जर्निश। बेबी कोट की तरफ इशारा कर किया। जर्निश, उसने नाम जेरे लब दोहराया था। हाँ, बारान ने रखा है, ज़ैबा ने कहा तो उसके जहन में झमाका सा हुआ था। ये नाम तो उसका पसंदीदा था, जिसका जिक्र उसने बारान से किया था। बहुत प्यारा नाम है, कहते जर्निश को गोद में उठाया था। आबान से बात हुई तुम्हारी? ज़ैबा ने पूछा। उसने नफी में सर हिलाया। 5 माह हो गए थे आबान को गए हुए घर, मगर एक बार भी उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। क्यों, तुम खुद? ज़ैबा ने बोलना चाहा तो बुशरा ने टोक दिया। मैं आपसे मिलने आई हूँ तो आप अपनी बात करें, या मैं जाऊं? तो खामोश रही। बुशरा गुस्सा कर गई थी। कुछ ही देर रुकने के बाद बुशरा चली गई थी। बारान कमरे में नहीं आया था जब तक बुशरा थी। वो नहीं देख सकता था बुशरा को। उसके दिल में टीस सी उठती थी उसे देखकर, इसलिए बिना उसकी जानिब देखते वो कमरे से बाहर निकल आया था। और फिर यूं 1 साल का अरसा भी पूरा होने वाला था। अनुषा काफी परेशान थी बुशरा और आबान को लेकर, कि आखिर क्या बनेगा दोनों का। क्या ये कभी एक भी होंगे? कितनी दफा कहा बुशरा से कि वो आबान से राब्ता करे, उससे बात करे, मगर बुशरा भी अपनी जिद की पक्की साबित हुई थी। आज दादी को गुजरे 1 साल बीत गया था। बुशरा, ज़ैबा ने घर में दादी की बरसी पे खत्म शरीफ का एहतमाम किया है, तो क्या तुम जा रही हो? अनुषा ने पूछा बुशरा से। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं उस घर में नहीं जा सकती। वो दो टूक जवाब दे बैठ गई। क्यों नहीं जा सकती तुम? तुम्हारा ससुराल है। अनुषा ने उसे समझाना चाहा। प्लीज आप ही मुझे मजबूर मत किया करे हर बात के लिए, वो चिढ़ खाते हुए बोली थी। अनुषा सर नफी में हिलाती चली गई थी। ज़ैबा आज इंतजार करती रही थी बुशरा का, मगर वो ना आई और आज का दिन गुजर गया था। उसके लिए सरप्राइज था उसके पास। उसने अनुषा को कॉल की थी। उसने बुशरा की तबीयत का खराबी का बहाना बना दिया और माजूरत कर ली। डोरबेल बज रही थी। अनुषा किचन में थी और बुशरा को आवाजें लगाए जा रही थी। बुशरा ने बुशरा ने बुरा सा मुंह बनाते दरवाजा खोला था कि अल्तमश होगा, जिसे टेक ही नहीं, कभी अंदर कभी बाहर। क्या मसला है तुम्हारे साथ? दरवाजा खोलते फट से बोली, मगर बोलती बंद हो गई। सामने देखती रह गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था सामने खड़ी शख्सियत को देख के। क्या अब मुझे सारा दिन यहीं खड़ा रहना पड़ेगा? ब्लैक पैंट कोट पहने, सफेद रंगा सियाह बाल सलीके से सेट किए हुए, काफी जाजिब नजर आ रहा था। शॉर्ट पिंक फ्रॉक पहने, साइड टाइट पाजामा, बालों का रफ सा जुड़ा बनाए, दुपट्टे से बेनियाज उसके सामने खड़ी थी। उसके बोलने पे फट से पीछे हुई थी उसे रास्ता देने के लिए। कौन है? अनुषा किचन से बाहर आई थी कि सामने देखते हैरत से मुंह निकला था। आबाद, क्या हुआ? मेरे कौन से सींग निकल आए हैं जो इतना हैरान हुआ जा रहा है मुझे देखकर? आराम से कहते कोट के बटन खोलते वो सोफे पे बैठ गया। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम आए हो, अनुषा हैरत से बोली थी।
बुशरा तो अपनी जगह पे सिमटी खड़ी थी, उसका दुपट्टा सोफे पे ही पड़ा था जहां आबाद बैठा था। क्यों, आपको क्या लगा मैं मैदान छोड़कर भाग जाऊंगा? वो खुशगवार मूड में बोला। लग तो ऐसा ही रहा था, वो मुस्कुराते हुए बोली। बुशरा, आओ तुम भी यहाँ, वहां क्या कोने के साथ लगकर खड़ी हो? अनुषा ने उसे आवाज दी। बुशरा ने अनुषा को आंखें दिखाई और अपने दुपट्टे की तरफ इशारा की। आबा ने दुपट्टा उठाते हुए बुशरा की जानिब बढ़ा दिया था। वो समझ गया था बुशरा का इशारा। उसने आहिस्ता से आगे बढ़ते दुपट्टा थाम लिया और वो जाने लगी तो आबा ने आवाज देकर रोक लिया। किधर? बैठो, सामने बात करने के लिए आया हूँ। 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, नेक्स्ट मंडे तुम्हारी रुखसती है। मैं लेने आऊंगा, सिर्फ मैं ही होऊंगा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। आखिर बात अनुषा को देखते कही। 1 हफ्ता? तुम आने से पहले बता देते तो मुकम्मल तैयारी तो कर लेते, अनुषा बोली। पूरे 1 साल का टाइम दिया था, तैयारी कर लेनी थी। अम्मा ने खुद ही कहा था कि उन्हें बताना ना पड़े दोबारा। और मैं अपनी अमानत अपनी बीवी लेने आया हूँ, और आपको क्या लगा मैं भाग जाऊंगा? दादाजी से ही मिलने आया हूँ वापस, और उनका अहद निभाने आया हूँ। बुशरा तो जैसे सकते में बैठी थी, दिल चाह रहा था फौरन मना कर दे। वो नहीं जाना चाहती उसके साथ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खाने का एहतमाम करूं? पहली बार आए हो? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने नाश्ता लेट किया था, मुझे भूख नहीं है, मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, रुको तो सही, चाय तो पीनी पड़ेगी, कहते अनुषा उठी थी और किचन में चली गई। बुशरा तो अपनी जगह पे जमी बैठी थी। आबा ने अपनी नजरें उसकी तरफ मसबूस कर ली। क्या हुआ, कोई बात है तो बता दो। बुशरा ने नीचे देखते नफी में सर हिला दिया और उठकर चली गई। क्या हुआ, तुम किचन में क्यों आ गई? जाओ बैठो आबान के साथ, अनुषा उसे किचन में आता देखकर बोली। क्या है आपी, नहीं बैठना मैंने उसके सामने, बल्कि ऐसा करे कि उसे इनकार ही कर दे, मुझे नहीं जाना उसके साथ। वो मुंह बसोरती बोली। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? शुक्र करो आ गया तुम्हें ले, नहीं बल्कि कोई जरूरत नहीं उसके सामने जाने की, वरना कोई और फोली बक दूंगी। अनुषा का दिल चाहा दो रख के लगा दे उसे। और बुशरा उसके सामने नहीं गई थी। अम्मा से मिलकर कुछ देर बैठे रहने के बाद आवान चला गया। अम्मा समझाओ, इसे कह रही कि मैंने नहीं जाना उसके साथ, अनुषा अम्मा से बोली थी बुशरा की तरफ इशारा करते। बुशरा खामोशी से मुंह नीचे किए टिसवे बहा रही थी। प्लीज आपी मत ले मेरा इम्तिहान, ये आसान नहीं है मेरे लिए। कैसे फेस करूंगी, कैसे रहूंगी उसके साथ? वो सिसकते हुए बोली। मैं जानती हूँ बुशरा, ये मुश्किल है, मगर थोड़ी बहुत कोशिश करो तुम भी। वो भी तो आ ही गया ना, 2 कदम तुम भी बढ़ा लो उसकी जानिब। अनुषा ने उसे उसे मत देना चाहिए, हिम्मत देना चाहिए। बेटा, ये तुम्हारा कड़ा इम्तिहान है, अब तुम्हें कब तक बिठा कर रखेंगे? घर एक ना एक दिन तो ये कड़वा घूंट भरना ही पड़ेगा। तुम्हारे रोने धोने से सब कुछ बदल तो ना जाएगा। शाबाश, उठो, मुंह हाथ धो, हिम्मत करो अब और तैयारी करो पिया घर सुधारने की। जो भी हो, आवान तुम्हारा शौहर है, कुछ वक्त रहूंगी उसके साथ तो संभल जाऊंगी। वो समझदार है इसलिए आ गया तुम्हें लेने, अब तुम भी समझदारी दिखाओ, अम्मा ने उसे प्यार से समझाना चाहा। रहने दे अम्मा, किसे समझा रही है, इसे समझा लो या दीवार के साथ सर मार लो, एक ही बात है। जब से वो होकर गया है इसकी एक ही रट है, नहीं जाना। शुक्र है आबान के सामने मुंह नहीं खोल दिया, वरना क्या सोचता, उसने भी मना कर देना था। इसे देख, अनुषा गुस्से से बोल रही थी। बुशरा पैर पटकती निकल गई वहां से और अपने कमरे में बंद हुई थी। तुम जरा तसल्ली रखो, वक्ती गुस्सा है, समझ जाएंगी, अम्मा ने अनुषा को तसल्ली दी। अनुषा तो सर पकड़कर बैठ गई थी। हुआ है ससुराल से, हैरान हो गए होंगे सब तुम्हें देख के, ज़ेबा नाबान से बोली थी। हाँ, हैरान तो हो गए थे, जैसे उन्हें वाकई यकीन था कि मैं मुकर चुका हूँ अपनी बात से। हैरान तो तुमने मुझे भी कर दिया था, अचानक आ गया, ज़ेबा बोली। दादाजी से मिलने आना था, उनकी कब्र पे गया तो ऐसा लगा जैसे वो शिकवा कर रहे थे मुझसे, इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया उसे साथ ले जाने का, वरना मैं तो सीधा वापस जाने वाला था, आबाद पुरसोच अंदाज में बोली। बहुत अच्छी बात है, कोशिश करोगे तो निभा लो। आबान और ज़ेबा आपस में बातें कर रहे थे। बारान उनसे कुछ फासले पे बैठा हुआ था। बज़ाहिर वो ज़ियान के साथ फुटबॉल खेल रहा था, लेकिन ध्यान उनकी बातों पे था। सब कुछ उसने अपने हाथों से गंवाया था, जिसका पछतावा उसे आज भी हो रहा था। आज आबान ने बुशरा को लेने आना था, उसका मुंह सूजा हुआ था। बुशरा, तो रख के लगा दूं तुम्हारे मुंह पे, दिल चाह रहा है मेरा, मुंह सीधा करो अपना, अनुषा ने गुस्से से कहा था। इस पूरे हफ्ते अनुषा ने इतनी भागदौड़ करके उसकी तैयारी, मगर बुशरा ने जरा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। आज भी जबरदस्ती उसे तैयार किया गया था। ऑरेंज और पिंक इम्तिजाज का लहंगा पहने हुई थी, जिसके ऊपर हल्की फुल्की कढ़ाई थी। हल्का सा मेकअप किया था, उसके बालों को खुला ही छोड़ा गया था। ये जबरदस्ती है तो ऐसा ही चलेगा, वो मुंह बिगाड़ते बोली। कोई हल नहीं है तुम्हारा? अब तो बस उस बेचारे की आ रही है
कैसे झेलेगा तुम्हें। अब यूं सरड़ा सा मुंह मत बना के रहना, तैयार होकर रहना, चूड़ियाँ पहन कर रखना। अभी वो बोल ही रही थी कि गाड़ी का हॉर्न बजा। लो आ गए तुम्हारे मियाँ, कहती वो कमरे से बाहर निकल गई। इस वक्त दिन का 1 बज रहा था। सलाम दुआ करते आबान बैठ चुका था। अनुषा उससे जाने के बारे में पूछने लगी, कब की फ़्लाइट है। रात के 12 बजे की है फ़्लाइट। फ़िलहाल तो घर जाएंगे, फिर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। अच्छा खाना खाकर जाना है। आज सब एहतमाम किया है जी, आज तो भूख बहुत लगी है, आबाद ने मुस्कुराते कहा। बुशरा तो कमरे से बाहर निकली ही नहीं। खाना लगाने के बाद अनुषा कमरे में आई। आ जाओ मैडम, या वैरी हाथ लगाऊं। खाना लगा दिया है मैंने, मैं यहीं ठीक हूँ, भूख नहीं है मुझे, मूडी अंदाज में बोली। उफ, क्या करूँ मैं, तुम्हारा सर पे हाथ मारती चली गई और उसका खाना कमरे में ही भेज दिया। अच्छा अम्मा, अब हमें इजाज़त दे। खाना खाने के बाद अम्मा से भी आबाद ने इजाज़त कुछ गपशप लगाई। फिर अनुषा ने चाय पेश की। चाय पीने के बाद उसने इजाज़त तलब की। शाम 5 बज गए थे, उसे घर भी जाना था और वहाँ कुछ देर रुकने के बाद एयरपोर्ट निकलना था। चलो ठीक है, अम्मा ने इजाज़त दी और अनुषा को इशारा किया। वो बुशरा के कमरे में घुसी थी। कुछ देर बाद एक अटैची खींचकर बाहर लाई और साथ बुशरा का हाथ पकड़े उसे भी खींच के ही लाई थी बाहर। एक नज़र बुशरा के सरापे पे उठी थी। कुछ पल तो उसे देखता ही रह गया था। फिर अगले लम्हे अटैची पकड़े घर से बाहर निकला। सदा खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, अनुषा बुशरा के गले से लगी थी। बमुश्किल अपने आंसू को जब्त किया था। अम्मा ने भी उसके सर पे प्यार दिया, ढेरों दुआएं दी। बुशरा की आंखें सुर्ख हो रही थी, आंसुओं पे बंद बांध लिया था। अनुषा उसका हाथ पकड़े ही घर से बाहर निकली। आबान गाड़ी में बैठ चुका था। अनुषा ने उसे फ्रंट सीट पे आबान के साथ बिठाया था और हाथ लहरा के खुदा हाफिज कहा। आबान ने गाड़ी दौड़ा दी थी। सर पे अच्छे से दुपट्टा ओढ़े हुए थी। आंसुओं का बंध टूट गया, खामोश आंसू बहाने लगी थी। आबान ने उसकी जानिब देखा था। सामने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर उसके सामने किया, जो उसने खामोशी से थाम कर अपने आंसू साफ किए। उसके जाते ही अनुषा भी खूब रोई थी। बस कर जाओ, अभी तो लड़ रही थी उसके साथ, अब जाते ही टिश्यूए भी बहाना शुरू कर दिए। दुआ करे कि खैर खैरियत से अपना घर बसा ले। अम्मा ने उसे दिलासा दिया। मेरी तो दुआ है कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई कांटा ना आए, अब खैर आफियत से ही उसकी ज़िंदगी गुजरे। अनुषा ने अपने आंसू पोंछते हुए उसे दुआ दी। आबान की गाड़ी घर में इंटर हुई थी। शाम 6 बजे का वक्त था। बारान भी घर आ चुका था। ज़ैबा किचन में मसरूफ़ थी। जानती थी आज आबान बुशरा को लेने गया हुआ है। बारान लॉन में ही बच्चों के लिए बैठा हुआ था। 5 माह की जर्निश को गोद में उठाए हुए था। 2 साला ज़यान फुटबॉल से खेल रहा था। बारान की नज़र गाड़ी की जानिब उठी थी, मगर गाड़ी से निकलते हुए वजूद को देखकर एक पल के लिए साख्त हुआ था। बुशरा आबान के साथ गाड़ी से उतरी थी। सर पे अच्छे से दुपट्टे को ओढ़े हुए थी। पूरे रास्ते उनकी आपस में कोई बातचीत न हुई थी। वो दोनों एक साथ चल रहे थे। ये मंजर देखना बारान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। उसकी आंखों में चुभन सी होने लगी थी, दिल कुढ़ने लगा था। ये उसके लिए किसी अजियत से कम न था। बज़ाहिर तो ज़ैबा के साथ बहुत खुश रहता था, मगर अंदर ही अंदर वजूद छलनी हो रहा था। अंदर ही अंदर पछतावे की आग में जल रहा था। आंखें ज़ोर से मीच कर खोली थी। सर घूम रहा था, जैसे वो कुर्सी पर बैठ गया था। हाथ में पकड़ी जर्निश को साथ खड़ी मैट को पकड़ा चुका था। वो बच्चों को घर के अंदर ले गई। आबान और बुशरा एक साथ घर में इंटर हुए थे। माशाअल्लाह, ज़ैबा उन्हें एक साथ देखती बोली थी। ओके लेडीज़, मैं कमरे में जा रहा हूँ, आप बातें करें, मैं ज़रा पैकिंग देख लूँ अपनी। आबान कहते अपने रूम में चला गया। बुशरा ज़ैबा के साथ ही बैठ गई। इतने में मैट ज़यान और जर्निश को ले आई। बुशरा ने ज़यान को गोद में उठा लिया। ज़ैबा, क्या अब मैं ज़यान वापस कर देंगी? मेरा दिल नहीं लगेगा इसके बगैर, बुशरा ने इल्तिजा की। ज़ैबा के मुस्कुराते होठ सिकुड़े थे, मगर उसके बगैर बारान का दिल नहीं लगेगा। बहुत चाहता है वो इससे, और मैं भी ज़यान से दूर नहीं रह सकती। प्लीज़ ज़ैबा, ज़ैबा ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। इसे माँ और बाप दोनों का इकट्ठे प्यार मिल रहा है और वो अपनी बहन के साथ भी बहुत खुश है। हमारी फैमिली कंप्लीट है। इसे तुम रिक्वेस्ट समझो, और ज़यान ये बात कभी जाहिर नहीं करूँगी कि तुम उसकी असली माँ है। इस राज को यहीं दफन कर दो, वरना कल को उसके बाप का किरदार मशकूक हो जाएगा उसकी नज़रों में, ज़ैबा ने उसे समझाते हुए कहा। बुशरा खामोश है। उसे सही भी लगा था, मगर ज़यान के बगैर रहना मुश्किल सा लग रहा था। उसने सारा वक्त ज़यान के साथ गुजारा था। उसके रूम में 10 बजने को आए थे। आबान ने सारा सामान गाड़ी में रखवाया। बीबी जी, आबान साहब जी आपको बुला रहे। मुलाजिमा ने आके पैगाम भिजवाया था आबान का। ज़यान सो चुका था। उसे ढेर सारा प्यार दिया, उसके गाल चूमे, माथा चूमा,
مس یو ٹو مچ زیان پھر بھرائی آواز میں کہہ کر باہر نکل گئی۔ باران ان کے سامنے نہیں آیا تھا جب تک کمرے میں تھی۔ طویل سفر کے بعد وہ دونوں ترکی پہنچے تھے۔ یہ جگہ تو اس کی فیوریٹ تھی، کتنا شوق تھا اسے ترکی دیکھنے کا۔ ایک ترکش ڈرامہ بھی بہت پسند تھا۔ وہ سوچا کرتی تھی جب اس کے خوابوں کا شہزادہ ملے گا تو وہ یہیں آئیں گے۔ آج وہ سچ میں آ گئی تھی، مگر دل میں کوئی خوشی، کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ ایئرپورٹ اترنے کے بعد آبان کی گاڑی آ چکی تھی اسے لینے کے لیے۔ سارے راستے ان دونوں کے درمیان طویل خاموشی ہی چھائی ہوئی تھی۔ بڑی سی بلڈنگ کے سامنے ان کی گاڑی جا رکی تھی۔ بہت خوبصورت اور فرنشڈ اپارٹمنٹ تھا اس کا۔ بڑی بڑی سی پینٹنگ لگی تھی ہر دیوار پہ۔ تھک گئی ہوں گی، ریسٹ کر لو۔ آبان بھی تھکا ہوا تھا، وہ بھی ریسٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا سامان سارا وہ اندر لے آیا تھا۔ یہ کمرہ میرا ہے اور اس کے علاوہ سامنے 2 کمرے اور ہیں، وہ بھی کمرہ رکھ سکتی ہو۔ وہ آبان کے سامنے والے کمرے میں جا گھسی تھی۔ واقعی وہ بہت تھک گئی تھی، آرام کرنا چاہتی تھی۔ آبان نے اس کا اٹیچی اس کے کمرے میں رکھا اور اپنے کمرے میں جا گھسا تھا۔ بشریٰ نے تو سکھ کا سانس لیا تھا، شکر ہے اسے آبان کے کمرے میں نہیں رہنا پڑے گا، اور واش روم میں بند ہوئی تھی فریش ہونے کے لیے۔ اس کے بعد اسے سونا تھا بس۔ آبان نے بھی کمرے میں آتے تھکن اتاری تھی۔ فریش ہو کر وہ بیڈ پر لیٹا تھا سونے کے لیے، مگر وہ بے چین سا ہو رہا تھا۔ وہ پاکستان دادا جی کے کمرے پہ گیا تھا ان سے ملنے۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ بشریٰ کو لے آئے گا۔ اسے میرال کی یادیں بے چین کر دیتی تھی، سکون سے سونے نہیں دینا چاہتی تھی، مگر سوتے ہوئے اس کی آنکھ کھل جاتی تھی جیسے میرال سے روٹھ گئی ہو۔ اس کے رونے کی، سسکنے کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، اور وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ صرف اس کا ہے، وہ دنیا میں بھی اس کا ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ مگر وہ بشریٰ کے بارے میں بھی نہیں سوچ پا رہا تھا۔ وہ اس کے نام پہ بیٹھی ہے۔ جب وہ واپس گیا تو اسے احساس ہوا کہیں وہ زیادتی نہ کر جائے بشریٰ کے ساتھ۔ پھر اور دادی کو کیا جواب دے گا کہ ان کا بھرم نہ رکھ سکا؟ کئی سوچیں آئی اور گئی۔ اس طرح کافی دیر بعد اس کی آنکھ کھل لگی تھی۔ اگلے دن صبح آبان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ پورے 1 دن گزر گیا، بشریٰ اسے دوبارہ سامنے نہیں ہوا تھا۔ جانے کے لیے کمرے سے نکلا، پھر کچھ سوچ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ 1-2 بار نوک کیا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اتنا کون سوکھتا ہے گھوڑے بیچ کر کہ اگلے بندے کی کوئی خبر نہ ہو؟ خود سے بڑبڑاتا وہ چلا گیا۔ یوں 1 ہفتہ بیت گیا۔ ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں تھی۔ آبان صبح آفس چلا جاتا، رات گئے گھر لوٹتا تھا۔ آج سنڈے تھا، آبان گھر ہی میں موجود تھا۔ بشریٰ اپنی ہی دھن میں نکلی تھی کمرے سے باہر۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ساتھ میں ٹراؤزر، سنہری بالوں کا رف سا جوڑا کیے ہوئے۔ جب آگے آئی تو سامنے صوفے پہ آبان موجود تھا، ٹراؤزر اور شرٹ پہنے ہوئے، نیوز پیپر پڑھنے میں مصروف تھا۔ گڈ مارننگ، بشریٰ کو سامنے دیکھتے، آرام سے نارمل انداز میں اسے دیکھتے کہا۔ اپنے حلیے پہ وہ شرمسار ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ آہستہ آواز میں کہتی دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اف، یہ آج گھر کیا کر رہا ہے؟ آج تو سنڈے، اب اسے جھیلنا پڑے گا سارا دن، کہتے وہ الماری کی طرف بڑی ڈھنگ کے کپڑے پہننے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلو کلر کی شارٹ فراک پہنے، ہم رنگ پاجامہ اور دوپٹہ اوڑھے واپس آئی باہر۔ کہیں جانا ہے؟ وہ اپنی جگہ پہ جو کا تو موجود نیوز پیپر لیے بیٹھا تھا۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے بولی۔ تو پھر چینج کیوں کیا؟ وہ اس کے سراپے کو بغور دیکھتے بولا۔ وہ ویسے ہی سر جھکائے بولی، فرما برداری کا لحاظ کر رہی تھی۔ ویسے کیوں؟ تو پھر چلتے باہر، بریک فاسٹ بھی باہر ہی کرتے۔ نیوز پیپر سائڈ پہ رکھتے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اس کے سامنے۔ جی گھر ہی ٹھیک ہے۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر پھر سر جھکا گئی۔ تم نے قسم کھا رکھی ہے میری کوئی بات نہیں ماننی؟ دونوں ہاتھ باندھتے اس سے بولا۔ اس نے بس نفی میں سر ہلایا۔ گھر کی چابی اٹھا کر باہر کے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس نے دوپٹہ سر پہ اوڑھ لیا اور اس کے پیچھے باہر چل دی۔ لفٹ کے ذریعے باہر آتے وہ پیدل چل پڑا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ مارننگ واک بھی ہو جائے گی اور ہم ریسٹورنٹ بھی پہنچ جائیں گے، کہتے وہ آگے بڑھا۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ آس پاس چلتے ہوئے وہ اپنے آپ میں مگن، لوگ، روڈ پہ گزرتی جدید نئی ٹرامز، ٹرین، ارد گرد بڑی بڑی رنگ برنگی عمارتیں اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ موڈ کافی حد تک بحال ہو گیا تھا۔ استنبول کی مشہور سڑکوں پر وہ کھو سی گئی تھی۔ ریشمی آنچل خوشگوار ٹھنڈی ہوا میں لہراتا سر سے اتر چکا تھا۔ سنہری زلفیں ہوا میں جھوم رہی تھی۔ وہ پہلی بار باہر نکلی تھی، اس سے پہلے شوق ہی پیدا نہیں ہوا تھا اسے۔
वो तो ये सब तो तुर्की ड्रामों में देखा करती थी। अब आसपास देख के उसने देखकर मस्मराइज हुई रही थी। अबान रेस्टोरेंट के आगे रुक चुका था, अपने साथ चलती बुशरा की जानिब देखा जो खोई सी चलती उसके आगे निकलने वाली थी। 2 कदम उसकी जानिब बढ़ाते उसका हाथ पकड़ लिया। इसी वक्त वो होश की दुनिया में आई थी। अपने हाथ पे आबान के हाथ का लम्स महसूस करती रुक सी गई थी, मगर हाथ नहीं झटका था। आबान ने उसी वक्त छोड़ दिया था उसका हाथ। उसने फट से अपने बाल समेटे, सर पे आंचल धर लिया। इधर जाना है। वो होटल के अंदर घुसता बोला। वो सर झुकाए अंदर गई। वो एक पाकिस्तानी होटल था जहाँ हर तरह के पाकिस्तानी खाने दस्तयाब थे। वो दोनों सामने टेबल पे बैठ गए। तुम ऐसा करो, मेनू सेलेक्ट करो, तब तक मैं वॉशरूम से होकर आया। वो उसे वहीं बिठाकर उठा था। उसने सर हिलाते मेनू कार्ड उठाया था। इर्द गिर्द बैठी अवाम भी ज़्यादातर पाकिस्तानी थी। उसने आसपास देखते कार्ड पढ़ने लगी। आबान वॉशरूम जा चुका था। इतने में 4-5 आवारा लड़कों का ग्रुप होटल में दाखिल हुआ। बुशरा बिल्कुल सामने बैठी थी। ब्लू कलर में उसका रूप दमक रहा था। वो कार्ड पढ़ने में मसरूफ़ थी। हे ब्रो, वो सामने देखो क्या माल है, इनमें से एक ने कहा। तो सबकी नज़रें बुशरा पे उठी। व्हाट अ एशियन ब्यूटी, लेट्स गो। इनमें जो उनका बॉस था वो कहता आगे बढ़ा और बाकियों ने भी उसकी तायीद की। कुर्सी उसके बराबर में खींचते उसके सामने जा बैठा। बाकियों ने आसपास घेर डाला। बुशरा अचानक इस आफत पे बौखला गई। आंखें बाहर आने को थी। दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा था। इर्द गिर्द नज़रें आबान को ढूंढने लगी। है ब्यूटीफुल लेडी, इधर उधर क्या ढूंढ रही हो, हम सामने बैठे हैं। सामने बैठे लड़के ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा। बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही होंगी। वो तो बेचारा हमें देखते ही भाग गया होगा। सबने एक साथ कहका लगाया। हमारे साथ कर लो ब्रेकफास्ट, बिल हमारा। सब बारी बारी बोल रहे थे। बुशरा का रंग फक हो चुका था। आबान ना जाने कहाँ रह चुका था। आबान वॉशरूम से बाहर निकला तो उसका फ़ोन बजने लगा था। फ़ोन सुनने लग गया तो उसे वहीं देर लग गई थी। प्लीज़ लीव मी, अपना दुपट्टा संभालते रोते बमुश्किल बोली। नो बेबी, वो उसके सामने मुंह करते बोला तो किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। बेध्यानी में हाथ झटक दिया। दोबारा बुशरा जानिब मुतवज्जा हुआ। अब के हाथ की गिरफ्त मजबूत थी। लड़के ने मुड़कर देखा तो आबान गुस्से से आग बगोला उसे देख रहा था। आसपास खड़े लड़के भी उसके गुस्से से सहम गए थे। बुशरा के हलक में अटकी हुई जान बहाल हुई थी। वो लड़का खड़ा हुआ था आबान के सामने। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के करीब आने की। कहते एक ज़ोरदार मुक्का जड़ दिया था उसके मुंह पे। वो तो वहीं ज़मीन बोस हो गया था। उसके सामने वाला भागने लगा था। आबान के हाथ में उसका कॉलर आ गया और मुक्का उसे भी जड़ दिया। देखते देखते आबान ने सब फड़का दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को हैरेस करने की। कहते उसने सारे ढेर कर दिए। तमाम होटल के लोग और स्टाफ उसे रोकने वाले थे। सर सर प्लीज़ काम डाउन, आपके सामने मेरी बीवी को हैरेस किया जा रहा था और आप भी मुझे ही रोक रहे। वो गुस्से से आग बगोला होता बोला। आई एम सॉरी सर, प्लीज़ आप कंट्रोल करें, पुलिस अभी पहुंचती होंगी, हमने कॉल कर दी है। आई डोंट नो कि गुंडे मवाली कहाँ से आ गए। होटल का मैनेजर एक्सक्यूज़ करता बोला। आबान बुशरा की तरफ मुतवज्जा हुआ जो सर झुकाए हल्का हल्का सा काँप रही थी रोते हुए। बुशरा, आबान ने बाजू पकड़ते उसे खड़ा किया तो बेख्तियार उसके सीने से जा लगी। इर्द गिर्द दोनों बाजू बांधते और सर उसके सीने पे रख के सिसक रही थी। वजूद हल्का हल्का सा काँप रहा था। आबान ने भी उसकी कमर के गिर्द एक बाजू हाइल कर उसे दिलासा देने लगा। आई एम सॉरी बुशरा, ना मैं तुम्हें छोड़ कर जाता ना ये सब होता। इतने में पुलिस आ गई। आबान ने ऐसे ही बुशरा को अपने साथ लगाए रखा और पुलिस को बयान दिया और वो सब लड़कों को उठाकर ले गई। आबान बाहर निकलने लगा तो होटल के मैनेजर ने उसे रोक लिया। सर प्लीज़ आप नाश्ता तो करते जाए। नो थैंक यू, आपकी सर्विस बहुत अच्छी थी, आइंदा कभी नहीं आऊँगा। उन्हें सुनाता बाहर जाने लगा। सर आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, प्लीज़ आपको हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट लाजमी करना है। हम आपको आपके वाइफ को स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री। आप बस पैक कर दें, ब्रेकफास्ट हम घर जाकर करेंगे। ये बहुत डर गई है। जी सर, कहते मैनेजर चला गया। आबान ने आहिस्तगी से उसे खुद से अलग किया। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। दोनों हाथों से बुशरा का चेहरा थामा था। मैं हूं ना, कुछ नहीं होता मेरे होते हुए। कोई तुम्हें हाथ तो लगाए। टांगे और बाजू तोड़ दिए मैंने उनकी, ज़िंदगी भर याद रखेंगे। अपने अंगूठों के पोरों से उसका चेहरा साफ आंसू से साफ किए।
اس کا ہاتھ میں پارسل پکڑے وہ باہر نکلا تھا۔ سامنے آتی بس پہ دونوں سوار ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ 5 منٹ میں وہ اپنی بلڈنگ کے سامنے تھے۔ آبان نے اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں تھا، 1 منٹ کے لیے بھی نہ ہی بشریٰ نے چھڑایا تھا۔ وہ کافی حد تک محفوظ کر رہی تھی۔ 12 بج گئے، بہت بھوک لگ رہی تھی۔ جلدی سے ناشتہ لگاؤ، میں ابھی آیا منہ ہاتھ دھو کر۔ فلیٹ میں پہنچتے ہی آبان نے کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ بشریٰ پارسل اٹھائے کچن میں چلی گئی۔ اسے ابھی بھی وہی منظر یاد آ رہا تھا، ہاتھوں میں لغزش ابھی بھی تھی، کافی ڈر گئی تھی۔ دوپٹہ سر سے اتار کر گلے میں ڈال لیا تھا۔ آبان باہر آیا تو ناشتہ پلیٹوں میں ڈال کر خود کرسی پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ آبان نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آئی۔ آبان نے ناشتہ شروع کیا تو وہ ایسے ہی بیٹھی تھی۔ تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ مجھے بھوک نہیں ہے، نہیں کھانا مجھے کچھ بھی، مجھے واپس جانا ہے گھر۔ جتنی زبان چل رہی اتنے ہاتھ بھی چلا لیتی، 2 رکھ کے کیوں نہیں لگائی؟ واپس کہاں جاؤں گی؟ اسٹرانگ بنو، ہر جگہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا، وہ اسے ہمت دلاتے بولا تھا۔ وہ کب کی ہار گئی تھی۔ اب تم نے کیا سوچا ہے؟ کب تک یہ کپڑے سلائی کرتی رہوں گی؟ اماں انوشا سے بولی تھی جو دھڑا دھڑ کپڑے سینے میں مصروف رہتی تھی۔ کیا سوچنا ہے میں نے؟ وہ سوئی میں موتی لگا رہی تھی قمیص پہ مصروف انداز میں۔ اپنے بارے میں شادی کر لو، گھر بسا لو، تم بچوں کی فکر نہ کرو، میں ہوں۔ انوشا نے گشت کھا کر اماں کو دیکھا۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس سے سوچ بھی کیسے لیا آپ نے؟ 3 بچے ہیں میرے، میں ان کو چھوڑ کر شادی کر لوں؟ ہاں، عمر ہی کیا ہے تمہاری، 23-37 سال کی ہو، ابھی جوان ہو، کیسے گزارا کرو گی؟ بغیر مرد کے بھی تو ساری زندگی پڑی۔ اماں نے سمجھانا چاہا۔ میرا بیٹا 10 سال کا ہے اماں، وقت اسے بہت بڑا کر دیا ہے، کتنا سمجھدار کر دیا اسے، اور تم کہہ رہی ہو میرا کردار میرے بچوں کے سامنے مشکوک ہو جائے گا، کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں؟ انوشا نے صاف 2 ٹوک منع کر دیا۔ نہیں ہے بیوگی کی زندگی گزارنا، میں نے گزاری ہے تنہا زندگی، پتہ ہے مجھے دنیا کتنے حالات تنگ کر دیتی ہے۔ سلیم کا تو میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، مگر تمہارے بچوں کے لیے میں ہوں، ابھی ضد چھوڑ دو، ضد۔ اماں نے اسے حقیقت سے آشنا کروانا چاہا۔ بس کر دے اماں، گھٹنوں سے تو چلا نہیں جاتا، باتیں بڑی بڑی کرتی ہو، سنبھالو گی تم سب، کوئی کسی کی اولاد نہیں پالتا، چپ کر کے بیٹھی رہو، نہ کوئی نیا موضوع چھیڑ کر نہ بیٹھ جاؤ۔ انوشا نے ذرا سخت لہجے میں کہا تو اماں خاموش ہو گئی۔ میں تو تمہارا بھلا سوچ رہی تھی، وہ ناراض ہوتے بولی۔ انوشا سر جھٹک کے پھر سے اپنے کام میں جٹ گئی۔ اگلی صبح آبان آفس جانے کے لیے تیار شیار ہو کر کمرے سے نکلا تھا، مگر سامنے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ بشریٰ کچن میں کھٹ پٹ کرنے لگی ہوئی تھی۔ یہ آبان کے لیے شوق سے کم نہ تھا، آج پہلی بار اسے صبح صبح دیکھا ہے۔ کھلے سنہری بال کمر پہ آبشار کی طرح بکھرے، دوپٹہ کرسی پہ جھول رہا تھا۔ اچانک مڑی تو سامنے آبان کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ تیار ہے، آہستہ آواز میں کہتی کرسی سے دوپٹہ اٹھا کے گلے میں ڈالا۔ ناشتہ میرے لیے؟ وہ ذرا حیرت سے بولا تھا۔ جی، آپ ناشتہ نہیں کرتے؟ ایک نظر دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ کرتا ہوں مگر آفس میں، گھر کبھی نہیں کیا، کہتے اپنے آفس بیگ ٹیبل پہ رکھا اور خود چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آملیٹ تو بہت اچھا بنا ہے، ایک بائٹ لے کر بولا اور ساتھ چائے کی سیپ لی۔ چائے بھی زبردست ہے، واہ آج تو دل پیٹ بھر کر ناشتہ کیا ہے، ورنہ میں نے ہلکا پھلکا سا ناشتہ ہی کیا ہے۔ وہ گھر کے لیے کچھ سامان چاہیے تھا اور گروسری بھی، وہ آہستہ سے بولی۔ آبان نے سامنے کنفیوز ہو جاتی تھی۔ چلو شکر ہے تم نے گھر میں کچھ انٹرسٹ تو دکھایا، ٹونٹ مارتے کہا تھا۔ بشریٰ کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی، آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا، جس پہ آبان کو ہنسی آئی، مگر وہ دبا گیا۔ یہ لو کریڈٹ کارڈ، جو بھی چاہے لے آؤ خود۔ اپنا والیٹ نکال کر اس میں سے کارڈ نکال کر اس کے حوالے کیا۔ میں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ہاں تم، نکلو گھر سے، گھومو پھرو، دیکھو آس پاس کا نظارہ اور گروسری بھی لے آؤ، اس نے بڑے آرام سے کہا۔ میں اکیلی کیسے؟ وہ پریشانی سے بولے۔ یہاں کی لڑکیاں اکیلی ہی گھومتی پھرتی ہے، اپنا کام خود کرتی ہے، نظر آتی ہے، تم بھی بریو بنو، اب بھی کانفیڈنٹ حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی تو مجھے راستوں کا بھی نہیں معلوم، وہ اس کو نفی کرتی بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ جو لانا ہے میں خود ہی لے آؤں گا، بلکہ مجھے میسج کر دینا شام کو، اپنا موبائل نکالتے کہا۔ تمہارا نمبر کیا؟ سائڈ پہ پڑا اپنا موبائل اٹھایا بشریٰ نے نمبر دیکھنے کے لیے۔ یہ تمہارا موبائل ہے؟ ایک سمپل سا اینڈرائڈ فون اس کے ہاتھ میں پکڑے دیکھ کر بولا۔ جی، بشریٰ نے موبائل سامنے لہرایا۔ وہ اس کا نمبر سیو کرتا چلا گیا اور وہ برتن سمیٹنے لگ گئی۔ شام کو آبان اس کا بتایا ہوا سارا سامان لے آیا تھا، ساتھ ایک الگ سے شاپر اسے پکڑایا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے شاپر کھولا تو اس میں ایک مہنگا ترین فون نکلا تھا۔
وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ تمہارے لیے نیو آئی فون بشرا، آبان ہو تم؟ پھینک دو ڈسٹ بن میں اس تھکے ہوئے فون کو، اس کے موبائل کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ مگر میں نے تو نہیں کہا آپ سے۔ بس اب نخرے مت کرو، زیادہ رکھ لو، اس میں نیو سم بھی ڈالی اور میرا نمبر سیو ہے، باقی تم خود کر لو۔ کہتے وہ کمرے میں چلا گیا۔ بشرا تو مہنگا ترین فون دیکھتی رہ گئی۔ دن یہیں گزرنے لگے تھے۔ آبان صبح ناشتہ کر کے جاتا، شام کا کھانا بھی گھر آ کے کھانے لگا تھا۔ اب تو ان میں بات چیت بھی ہونے لگی تھی۔ آبان نے اس کی جانب کوئی پیش رفت نہیں کی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے۔ بشرا کی اٹریکشن آبان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اب تو وہ ہلکا ہلکا سا تیار بھی ہو جاتی تھی آبان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ آج بھی شام کو آبان گھر آیا۔ اس نے گرے کلر کا ہلکا کام والا ڈریس پہن رکھا، پنک لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگائے اچھی لگ رہی تھی۔ آبان فریش ہو کر آیا تھا کھانا کھانے کمرے سے باہر، وائٹ ٹی شرٹ پہنے، ساتھ ٹراؤزر پہنے، سیاہ گھنے بال، ہلکی سی بڑھی ہوئی داڑھی، پرکشش نظر آ رہا تھا۔ بشرا نے کھانا لگا لیا تھا، وہ چپ چاپ بیٹھ کر کھانے لگا تھا۔ بشرا بس پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھی، اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ کیا ہوا تمہیں، کھا نہیں رہی؟ کھانا کھاتے بشرا پہ نظر گئی تو پوچھ بیٹھا۔ کھا رہی ہوں، کہتے وہ کھانے لگی، مگر اس کا دل ذرا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں گھس گیا۔ بشرا کو نہ جانے کیوں اب اس پہ بہت غصہ آنے لگا تھا، اس پر دھیان ہی نہیں دیتا تھا، اور آج تو غصے کے ساتھ رونا بھی آنے لگا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ برتن سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی لیٹی ہی تھی کہ انوشا کی کال آنے لگی۔ سلام دعا کے بعد چپ سی ہو گئی۔ انوشا کو اس کی خاموشی میں کوئی گڑبڑ لگی۔ کیا ہوا، چپ چپ سی کیوں ہو؟ آپ ہی، اسے مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسے یہ کہہ کے رونا آنے لگا تھا۔ بشرا کیا ہوا ہے، آبان نے کچھ کہا ہے؟ انوشا پریشان سی ہوئی۔ یہی تو بات ہے، وہ کچھ کہتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی اچھی نہ بری، خیال بھی بہت رکھتا ہے، مگر احساس بھی کرتا ہے، مگر میری وہ خوشی نہیں ملتی اسے جو ملنی چاہیے۔ اب بھی چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بتاتے ہوئے رو پڑی۔ بشرا حساس ہو گئی تھی اس کے لیے۔ تو 2 قدم تم بڑھاؤ اس کی جانب، بس تھوڑی سی انا ہی تو ہے، آڑے آ رہی ہے۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر بندہ پہلے ہی تھوڑی سی عقل کر لے۔ تم اس سے بات کرو، پوچھ لو اس سے آخر کیا چاہتا ہے۔ انوشا نے اسے سمجھاتے کہا، اور کچھ باتیں کرتے کال کاٹ دی۔ اگلے دن آبان ناشتے کے بعد آفس چلا گیا۔ بشرا آج پہلی بار آبان کے روم میں آئی تھی۔ 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چلا تھا اسے آئے ہوئے، مگر اس نے کبھی یہاں کا رخ نہیں کیا تھا۔ میڈ ہی اس کا کمرہ صاف کر کے جاتی تھی۔ کمرے میں آتی سارے کمرے کا جائزہ لی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے بنا ہوا تھا، اعلیٰ نئے طرز کا فرنیچر، جہازی سائز بیڈ، اور اس کا دھیان الماری کی طرف گیا۔ اسے کھولنا چاہا پر وہ لاک تھا۔ اسے عجیب لگا، آبان نے اپنی الماری لاک کیوں کی، جبکہ گھر میں صرف میں ہی ہوں؟ پھر اس کی نظر کمرے سے جڑے دروازے پہ گئی۔ دروازہ کھولتی اندر گئی تو کمرہ پورا آرٹ گیلری تھی۔ وہاں صرف ایک ہی چہرے کی پوری چھوٹی بڑی پینٹنگ تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی نام آیا، میرال۔ میرال نام اس نے بولا۔ وہ بہت خوبصورتی سے، تیکھے نین نقش، اسے جیلسی سی ہونے لگی تھی میرال سے۔ وہ پھر سے کمرے میں آئی، اب کہ دوبارہ کوشش کی الماری کھولنے کی۔ ادھر ادھر درار میں چابی ڈھونڈی تو الماری کی مل گئی۔ الماری کی تلاشی کے دوران ایک البم نکل آیا، اس میں آبان کی تصویر تھی، پہلے اس کے شاید بچپن کی، اس کے ماں باپ کے ساتھ، باران کے ساتھ، داجی کے ساتھ، آگے تصویریں میرال کے ساتھ تھی۔ بہت ماڈرن سی لڑکی تھی۔ آبان کتنا خوش نظر آ رہا تھا اس کے ساتھ، اتنا خوش اور ہنستا ہوا اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں آبان کو جتنا وہ میرال کے ساتھ لگ رہا تھا۔ کسی تصویر میں میرال کا کاندھے پہ سر تھا تو کہیں اس کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی تو کہیں اس کے بے حد نزدیک۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ زیبا نے بتایا تھا اس کی پہاڑی سے گر کر موت واقع ہو چکی تھی، جس کا صدمہ آبان نے بہت لیا تھا۔ کافی سال لگے اسے صدمے سے باہر نکلنے کے لیے۔ اب بشرا کو سمجھ میں آئی کہ کیا وجہ آبان کی اس سے دور رہنے کی۔ البم کو الماری میں رکھتے اس کی الماری بند کر کے چلی گئی اور چابی الماری میں ہی رہ گئی تھی۔ رات کو جب آبان گھر آیا تو چینج کرنے کے لیے اس نے الماری کی چابی ڈھونڈی تو نہ ملی۔ اچانک الماری پہ نظر پڑی تو چابی الماری پہ لگی تھی۔ اسے لگا شاید وہ خود ہی بھول گیا ہو۔ چینج کر کے وہ باہر آیا تو بشرا کھانا لگا چکی تھی، اسکن اور پرپل امتزاج کا سوٹ پہنے ہوئے، سنہری بالوں کو کھلا چھوڑے ہوئے، اور آج تو لال لپسٹک ہونٹوں پہ سجائی تھی، مگر موڈ تھوڑا آف تھا۔ ماشاء اللہ، کھانا تو بہت مزے کا، آج بس دال میں نمک تیز ہے۔ یہ کیسی تعریف تھی، نقص بھی نکال دیا ساتھ میں؟ وہ ذرا تیز لہجے میں بولی، جیسے تم نے سرخ ہونٹوں کے ساتھ چہرے پہ غصہ دھرا ہے۔ شوق سے لہجے میں کہا، ہاں پتہ ہے، اچھی نہیں لگتی نا آپ کو؟ معصوم سے لہجے میں غصہ تھا۔ نہیں، تم تو بہت اچھی ہو، آبان نے اس کا غصے سے بھرا لہجہ نوٹ کرتے کہا، مگر آپ کی میرال سے کم ہی اچھی ہوں۔ پیر پٹکتی وہ کمرے میں بند ہوئی تھی۔
आबान तो उसे देखता ही रह गया। उसे अचानक यूँ मीराल का ख्याल कैसे आ गया? यकीनन ज़ैबा भाभी ने बताया होगा। उसने ज़्यादा ध्यान ना दिया, इस बात पर अपने कमरे में चला गया। 3 दिन ऐसे ही गुजरे थे। आबान की समझ से बाहर था। उसकी चाबियाँ अलमारी में कैसे रह जाती थी, जबकि वो खुद दराज में रख के जाता था। बुशरा डेली उसके कमरे में आती थी, उसकी आर्ट गैलरी पे भी जाती, है तस्वीर वाला एल्बम दोबारा सारा देखती, मीराल के साथ आबान को देखती, जल बुन जाती। उसकी बातों में भी मीराल का तंजिया जिक्र होता। एक दिन आबान जल्दी घर आ गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो रेस्ट करने के लिए घर आ गया। अभी वो कमरे तक पहुंचा था, उसके कमरे का हल्का सा दरवाज़ा खुला था। वहीं से अंदर झाँक कर देखा तो बुशरा उसके बेड पे बैठी थी और उसके हाथ में एल्बम था। वो तस्वीरें देख रही थी। अब उसे समझ आया उसके कमरे में कौन आता है। वो उल्टे कद में दोबारा मुड़ गया और घर से निकल गया। पहले उसे शक था बुशरा पे, अब यकीन हो गया था। वो जेलस हो रही थी, इसलिए आजकल गुस्सा ज़्यादा करने लगी थी। शाम को घर लौटा था। फिर बुशरा ने हस्ब आदत उसके लिए खाना लगाया था। आबान ने खाना खाया और फिर बोला, ये सारे काम ख़त्म करके मेरे रूम में आना, और अगर हो सके तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक मग कॉफ़ी भी साथ ले आना। कहता वो चला गया। रूम में वो ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए बर्तन समेटने लगी। धड़कते दिल के साथ वो उसके कमरे में दाखिल हुई थी। ना जाने क्यों बुलाया है, उससे सोचते हुए उसके कमरे में दाखिल हुई थी। वो दोनों हाथ कमर पे रख के मुँह मोड़े खड़ा था। कॉफ़ी वो उसके होते हुए पहली बार आई थी उसके कमरे में। उसकी तरफ मुड़ा बगैर उसके चेहरा देखा। वो सर झुकाए खड़ी थी, हाथ में ट्रे पकड़े, सुनहरी जुल्फ़ें चेहरे पे झूम रही थी। आधे बाल कैचर में मुक्की थे, बाकी कमर पे बिखरे हुए थे। घनी पलकें बिखराए, छोटी सी नाक, लाल सुर्खी से सजी होठ, लाल ही सूट पहने हुए उसे अपनी जानिब तवज्जा कर रही थी। साइड पे रख दो, उसे बगौर देखते कहा था। उसकी बदली नज़रों से नर्वस हो रही थी। सामने टेबल पे कॉफ़ी रखते हुए वो जाने लगी। तुम किधर जा रही हो? पीछे से बोला था। वो रुककर उसकी तरफ मुड़ गई। मैं अपने कमरे में, बमुश्किल लफ्ज़ अदा हुए थे मुझसे। इधर आओ, अपने पास बुलाया। वो झिझकती वो 2 कदम की दूरी पे उसके सामने सर झुकाए खड़ी हुई। सारा दिन मेरे कमरे में रहती और अब जाना है? अब भी रुक जाओ, क्या वो दिक्कत है? उसे देखते कहा था। बुशरा के तो रंग उड़े थे अपनी चोरी पकड़े जाने पे। नहीं तो मैं तो नहीं आई कभी यहाँ। झूठ बोलना चाहा मगर ज़बान साथ देने से इनकारी थी। तो क्या चीज़ है जो तुम्हें मिल नहीं रही यहाँ से? वो दोनों हाथ बांधे उससे पूछ रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी इंजॉय कर रहा था। आप और आपका वक्त, आपकी मोहब्बत जो शायद आप कर गुजरे हैं। या आपको लगता है मैं कभी आपके भाई के साथ? वो जानबूझकर बात अधूरा छोड़ दिया। उसे बाजू से पकड़ते खींचकर अपने साथ लगा लिया था। अपने दोनों बाजू उसके इर्द गिर्द हाइल करते उसे मुकम्मल अपने हिसार में लिया था। थोड़ी से पकड़ते उसका चेहरा ऊंचा किया, अपनी नाक उसकी नाक के साथ मिस की और आहिस्तगी से उसके सुर को होठों पे झुका था। इस अचानक इफ्तिदात के लिए वो तैयार नहीं थी। उसकी अचानक इसकी की गई हरकत पे वो ज़ोर और शोर से दिल धड़क उठा था। नरमी से उसके होठों को आज़ाद किया था। उसके सारे शिकवे का जवाब था। बुशरा के पाँव जैसे शल हो गए, तो वो उसके रहमो करम पे खड़ी थी। मारे शर्म के उसे सर उठाया ही नहीं गया। तुमसे मोहब्बत मुझे पहली नज़र में ही हो गई थी। वो उसे अपनी बाहों में भरे प्यार भरे अंदाज में बोला। बुशरा ने नज़रें उठाकर सवाल नज़रों से देखा। हाँ, जब तुम पहली बार मेरी गाड़ी से टकराई थी उस वक्त ही दिल धड़का था तुम्हें देखकर। मगर अपने जज्बात को मैं उस वक्त छुपा गया जब मुझे पता चला तुम बारान की बीवी हो। मगर शायद हमें किस्मत में मिलाना था तो आज मेरी दस्तरस में हो। गंभीर लहजे में कहते वो उसे अपनी बाहों में समेटे खड़ा था। ना तो तुम मेरा माजी कुरेदने की कोशिश करोगी, ना ही मैं तुम्हारा माजी। हमें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना है। और रही बात टाइम की, तो मैं तुम्हें वक्त दे रहा था, मगर शायद मेरा दूर रहना बदगुमानी का सबब बनने लगा था। जब तक तुम इजाज़त नहीं दोगी मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ज़बरदस्ती का मैं कायल नहीं हूँ। कहते उसे अपने गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। सोफे पर बैठकर कॉफ़ी का मग थाम लिया। बुशरा वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकी और सीधा अपने कमरे में आ गई थी। आबान की गई सरगोशियाँ उसके कानों में रस घोलने लगी थी। शर्मीली सी मुस्कान उसके चेहरे पर नमक रही थी। जब तक तुम इजाज़त नहीं दोगी मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। ज़बरदस्ती का मैं कायल नहीं हूँ। सोने के लिए बेड पे लेटी, फिर आबान की सरगोशी कान में गूंजी। वो उसी वक्त खड़ी होगी, अपने नीचे लब कुचलने लगी, फिर खुद सोचते आबान के कमरे की तरफ भागी। आबान बेड पर लेटा बुशरा के बारे में ही सोच रहा था। तकिए पे सर रखे, दोनों हाथ सर के नीचे रखे, अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। बुशरा धड़कते दिल के साथ उसके कमरे में दाखिल हुई। वो उसके सामने जा खड़ी हुई। आबान ने उसे देखते अपना बाजू फैलाता उसके सीने पे सर रख के उसके साथ लिपट गई।
آبان نے اسے آغوش میں بھر لیا۔ آج سے مجھ پہ سارے اختیارات آپ کے، اجازت نامہ ملتے ہی آبان نے اسے تکیے کے ساتھ پین کیا۔ برسوں کی تھکن تھی جو اپنی اس پہ طاری تھی، بہت نرمی تھی اس کے انداز میں، وہ اپنی محبت سے اس کا رواں رواں مہکا گیا تھا، اس کے انگ انگ میں اپنا لمس چھوڑتے اسے اپنے نام کر گیا۔ آج دو ٹوٹے دل جڑے تھے اور دو ادھورے لوگ ایک دوسرے کو مکمل کر گئے تھے۔ آبان کو جیسے دوسری زندگی مل گئی، وہ جینے لگا تھا بشریٰ کے ساتھ، بشریٰ کو بھی حوصلہ ملا تھا، اسے بھی زندگی سے پیار ہونے لگا تھا۔ ہنستے مسکراتے آج کا دن گزرا تھا۔ آج سنڈے تھا اور آبان نے استنبول کی ہر خوبصورتی سے آشنا کروایا تھا۔ وہ کھل کے مسکرا رہی تھی، اس کے گال پہ پڑتا ڈمپل نمایاں ہو جاتا تھا۔ آبان اس گڈھے میں کھو سا جاتا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اس کا گال پہ ڈمپل پڑتا دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے اسے کبھی مسکراتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب سے وہ اس کے سنگ مسکرانے لگی تھی تب سے اس کا ڈمپل اس نے دیکھا تھا۔ وہ جب بھی ہنستی تو اس کے گال کا ڈمپل نمایاں ہو جاتا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ خوش رہنے لگا تھا۔ بشریٰ نے میرال کو اس کی زندگی اور اس کی یادوں سے نکال باہر لائی تھی۔ اس کی آرٹ گیلری میں میرال کی تصویریں اس نے جلا دی تھی تاکہ وہ اسے دیکھ کر پھر نہ دکھی ہو۔ اس کی کوئی یاد بشریٰ نے باقی نہیں رہنے دی تھی، باقی تھا تو صرف وہ دونوں، ان کی خوشیاں۔ بشریٰ آئے دن اپنی اور آبان کی تصویریں انوشا کو بھیجتی رہتی۔ انوشا کی تو جیسے جان میں جان پڑ گئی تھی دونوں کو خوش دیکھ کر۔ باران کے حصے میں آیا تھا تو بس پچھتاوا، کاش بشریٰ اس کی زندگی میں آئی ہی نہ ہوتی تو آج وہ بہت خوش ہوتا زیبا کے ساتھ۔ زیبا آج بھی اس کے ساتھ ہے، مگر ایک کسک باقی تھی اس کے دل میں، جیسے زندگی میں کوئی کمی باقی رہ گئی ہو۔ آج جب اسے خبر ملی کہ بشریٰ اور آبان کی یہاں بیٹی ہوئی ہے تو یہ خبر اس کے لیے خوشکن نہیں تھی، بلکہ اس کے دل کی لگی آگ کو مزید ہوا مل گئی تھی۔ 3 سال ہو گئے تھے آبان اور بشریٰ دوبارہ کبھی واپس پاکستان نہیں آئے تھے۔ زیبا بہت خوش ہوئی تھی یہ خبر سن کر۔ اس کی آبان اور بشریٰ سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، جانتی تھی باران کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اوپر سے وہ اس کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے، اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، مگر اس کی اداس آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے پاتی تھی۔ مگر زیبا بچوں میں بہت خوش تھی۔ زرنش 4 سال کی ہو گئی تھی، زیان 6 سال کا۔ ان دونوں میں ہی وہ مصروف رہنے لگی تھی، اپنی ساری توجہ اس کی بس بچوں میں ہی تھی۔ انوشا اپنے بوتیک چلا رہی تھی جو بہت کامیابی سے چل رہا تھا۔ اس نے کافی اسٹاف رکھا ہوا تھا اپنی بوتیک کے لیے۔ وہ بشریٰ سے ملنے بچوں سمیت ترکی آئی ہوئی تھی اپنے دم پہ۔ آپی یہ بالکل آبان پہ چلی گئی، یہ بہت تنگ کرتی ہے مجھے۔ بشریٰ ننھی سی رحاب کو اٹھائے منہ پھلائے بول رہی تھی جو اب 2 ماہ کی ہو چکی تھی۔ خدا کا خوف کرو بشریٰ، تم اب اتنا بھی تنگ نہیں کرتی جتنا تمہیں لگتا ہے۔ اپنا تو پتہ نہیں تمہیں خود پہ کیا کرتی ہو، آبان پہ الزام لگا رہی ہو، انوشا نے اسے ٹوکا۔ ماما یہ کتنی پیاری ہے، اسے مجھے دے دے، ہم اسے ساتھ ہی لے کے جاتے ہیں۔ 13 سالہ التمش رحاب کو گود میں اٹھائے بولا، تم اسے اس کی ماں کے پاس ہی رہنے دو، جب وقت آئے گا تو بھی لے جائیں گے، انوشا نے بشریٰ کو دیکھتے کہا تھا اور ساتھ مسکرائی بھی۔ اتنے میں آبان بھی آ گیا۔ اوپر سے کس بات پہ مسکرایا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس اپنی بیوی کا خیال رکھو، کہتی ہے کہ رحاب بہت تنگ کرتی ہے تمہاری طرح۔ انوشا نے تیلی لگائی جان بوجھ کر۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ منہ کھولتے بولی۔ آپ لوگ ذرا باہر جائیں، میں بتاؤں اسے تنگ کرنا کسے کہتے ہیں، آبان نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ انوشا فوراً حکم بجا لاتے بچوں سمیت کمرے سے باہر چلی گئی۔ جی تو میڈم بہت تنگ ہے مجھ سے اور میری بیٹی سے، اس کا ہاتھ مروڑتے کمر کے ساتھ لگایا تھا، آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ آبان پلیز چھوڑے مجھے۔ آبان اسے گہری نظروں سے تک رہا تھا، بنا اس کی سنے اسے اپنی باہوں میں اپنی پناہوں میں لے لیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہماری کہانی کا یہیں اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوں گی، تو انشاءاللہ جلد ہی کل سے ہم نئی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی طرح پیار دیتے رہیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کہانی پسند آئے تو اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔